अच्छा, ज़रा एरे को हम रिकॉल कर लेते हैं कि एरे में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी। हमने ये देखा था कि भाई एक तो होता है नंबर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल और बूलियन वेरिएबल। अच्छा, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये एक सिंगल डब्बा होता है, ये एक सिंगल बॉक्स होता है, इसमें एक वक्त में एक वैल्यू सिर्फ आ सकती है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती है। अच्छा, कल की क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक नए तरह का डेटा टाइप पढ़ा, एक नए किस्म का वेरिएबल पढ़ा जो कि सिंगल डिब्बा नहीं है, कलेक्टिव वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू एक वक्त में स्टोर हो सकती है और आप जितनी चाहें इसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स, अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं अलग अलग इंडेक्सेस में। इसको आप समझ लें कि ये एक अलमारी है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ खाने हैं। ठीक है, हर खाने का एक नाम है। तो मिसाल के तौर पे ये जो मैंने अलमारी बनाई है इस वक्त माई एरे के नाम से, ठीक है, इसके अंदर एक खाना, इसका नंबर है 0, दूसरा खाना इसका नंबर है 1, तीसरा खाना इसका नंबर है 2। ठीक है, तो ऐसे 0 से शुरू होता है और पूरा आगे तक जहाँ तक आप ले जाना चाहें वहाँ तक ये जाता है। अच्छा, तो ये अलमारी का पहला खाना है। इसको अगर आपने इसमें से कोई चीज़ रीड करनी है, इसमें से किसी जो भी चीज़ रखी हुई है यहाँ पे उसको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या बोलते हैं, माई एरे वेरिएबल का नाम और उसके आगे इंडेक्स बताते हैं आप। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल में आपको ये इंडेक्स बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू एक ही होती है एक वक्त में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको इंडेक्स इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा बॉक्सेस मौजूद हैं। ये एक कलेक्टिव वेरिएबल है, ये एक अलमारी की तरह है। ठीक है, इसके अंदर खाना कौन सा है वो आपको इंडेक्स बताना पड़ता है। तो मैंने पहला इंडेक्स एक्सेस किया, दूसरा एक्सेस किया, तीसरा एक्सेस किया और चौथा एक्सेस किया। ठीक है, और भी हैं मौजूद लेकिन उनको मैंने फ़िलहाल एक्सेस नहीं किया है। तो ये जो सा भी आप इंडेक्स चाहें वो इस तरह करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था कि एक एरे को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, बनाना कैसे है, और उस एरे की वैल्यू को रीड कैसे करना है। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। अच्छा, उसके बाद आता है कि किसी भी खाने की वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना पड़े तो वो कैसे होता है। तो उसका तरीका ये है कि आप वेरिएबल का नाम, उसका इंडेक्स, ठीक है, मिसाल के तौर पे इंडेक्स 1 मैंने लिखा है तो उसका मतलब है ये इस वाले खाने की बात हो रही है। मैंने कहा कि इसमें ये रखवा दो 4। ठीक है, एक आम वेरिएबल जो होता है, एक नॉर्मल वेरिएबल, नंबर या स्ट्रिंग या बूलियन, उसके अंदर आपको इसको चेंज करते हुए ये इंडेक्स बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि उस वेरिएबल के अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू होती है। जब आप कुछ डालते हैं तो वो पुरानी ख़त्म होकर नई आ जाती है। लेकिन चूंकि इस वेरिएबल के अंदर ज़्यादा खाने हैं, ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो आपको बॉक्स का नाम भी बताना पड़ता है, उसका इंडेक्स भी बताना पड़ता है कि कौन से इंडेक्स पर जाके ये 4 को रखवाना है। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा इंडेक्स 0 को पे पाकिस्तान रखवा दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप नोट करें कि पहले इंडेक्स 0 पे नंबर पड़ा हुआ था, अभी मैंने एक स्ट्रिंग रखवा दिया। ठीक है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन इन जावा स्क्रिप्ट। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि नंबर का अगर एरे है तो उसमें स्ट्रिंग रखवा दें या स्ट्रिंग का, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप एरे में किसी भी किस्म का डेटा टाइप किसी भी जगह पर रखवा सकते हैं। ठीक है, अगर पहले नंबर था आप स्ट्रिंग रखवा दें। ठीक है, ये पहले जैसे बूलियन था तो दोबारा बूलियन ही रखवा दें या दोबारा नंबर भी रखवा दें, कोई मसला नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में ये चीज़ परफेक्टली फ़ाइन है। तो हमने मॉडिफाई करना भी इस पॉइंट पे देख लिया। ठीक है, अच्छा, इसको मॉडिफाई करने के बाद जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो हम ये देखते हैं कि वो जो मैंने वैल्यू नई वाली डाली थी ना, अब वो प्रिंट हो रही है, यहाँ पुरानी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो और हमने क्या देखा था, बस इतना ही देखा था हमने। अच्छा, आज हम ये देखते हैं कि एरे के ना कुछ मेथड्स होते हैं, वो एक दो मेथड हम देख लेते हैं और मैं आपको फिर डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ जहाँ पे तमाम मेथड्स इसके एरे के मौजूद हैं। सर एरे के अंदर एरे डाल सकते हैं क्या? हाँ, एरे के अंदर एरे भी डाल सकते हैं। एरे के किसी इंडेक्स में एक और एरे भी हो सकता है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने लास्ट इंडेक्स पे इसके एक एरे रखा है, मैंने कहा 2, 4, ट्रू। ठीक है, एक बिल्कुल नया एरे है। अच्छा, अब अगर इस एरे को मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? इस एरे को मुझे एक्सेस करने के लिए ये इंडेक्स कौन सा है पहले तो ये गिन लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 इंडेक्स के ऊपर पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा माई एरे का इंडेक्स नंबर 6। अब ये इंडेक्स नंबर 6 को जब मैं प्रिंट करवाऊँगा, मैंने कहा कि console.log, ठीक है, मैंने कहा एरे का इंडेक्स नंबर 6 जब प्रिंट करवाऊंगा मैं तो ये मुझे पूरा क्या मिल जाएगा, ये मुझे पूरा एरे मिल जाएगा इसी तरह से। ठीक है, करवा के देखते हैं इसको प्रिंट।
ये मैं कंसोल पे गया और कंसोल पे जाने के बाद ये देखिएगा जिस जगह पे मैंने एरे का इंडेक्स नंबर 6 प्रिंट करवाया है वहाँ पे मुझे देखो पूरा एक एरे मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा एक एरे मिल रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे इस एरे के अंदर की वैल्यू यानी कि 2 को 4 को या ट्रू को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं लिख दूंगा इंडेक्स 0। सॉरी, आपका सवाल नहीं समझा मैं कह रही थी मुझे समझ नहीं आया आपने क्या प्रिंट करवाया। अच्छा, ये मैं काम करता हूँ, एक न्यू फाइल में इसको ले जाता हूँ। यहाँ पे ना ये कंफ्यूज करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ जैसा ये था, ठीक है। इसको मैं एक न्यू फाइल में एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा होपफुली। अच्छा, यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको 2D एरे, ठीक है। एक तो हमने एरे पढ़ा था, एक हम पढ़ रहे हैं अब 2D एरे, 13 2D एरे। अच्छा, मैंने कहा भाई लेट माई ARR इक्वल्स टू, अच्छा मुझे स्क्रिप्ट का टैग भी लगाना होगा, अच्छा मैंने इसमें कुछ वैल्यूज़ रखवा दी। मैंने कहा भाई ABC, 34, अब इस वाले इंडेक्स पे ना मैंने लास्ट वाला जो इंडेक्स था इसमें एक पूरा एरे रखवा दिया। एक दोस्त ने पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। एक मैंने पूरा एरे रखवा दिया, इस एरे के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 5, 4 और 2। ये एक मुकम्मल एरे है इसके अंदर ना, एक इसके इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको फासले पे कर देता हूँ ताकि ब्रैकेट्स अच्छी तरह आपको नज़र आएँ, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग ब्रैकेट है पूरे एरे की और ये यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। ये पहली वैल्यू है, फिर कॉमा है, फिर दूसरी वैल्यू है, फिर कॉमा है, फिर तीसरी वैल्यू है, फिर कॉमा है, और चौथी वैल्यू पे मैं एक और स्ट्रिंग दे देता हूँ इसको XYZ, ठीक है। तो ये एक एरे है जिसके अंदर टोटल 4 इंडेक्सेस मौजूद हैं, एक इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और ये चौथा इंडेक्स, टोटल 4 इंडेक्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हमने ये देखा था कि अगर मैं console.log करवाता हूँ, माई ARR का इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। अगर तो मैं इंडेक्स नंबर 0 इसका प्रिंट करवाता हूँ तो ये ABC मुझे एज इट इज़ मिल जाता है, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। ABC मुझे डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका इंडेक्स नंबर 1 प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे ये 34 डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। ABC भी मिल गया, 34 भी मिल गया। अब मैं इंडेक्स नंबर 3 जब इसका प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे पूरा एरे मिलेगा, ठीक है। रिफ़्रेश किया मैंने, ये देखो पूरा एरे मिल रहा है क्योंकि तीसरे इंडेक्स पे पूरा एरे मौजूद है, एक दूसरा एरे मौजूद है, ठीक है। एरे के अंदर भी एरे हो सकता है और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन एरे। सही है, यहाँ पे मैं हेडिंग लगा भी देता हूँ, 2 डायमेंशन एरे। डायमेंशन की पता नहीं स्पेलिंग में मैंने क्या मिस्टेक की है, क्विक फिक्स डायमेंशन। अच्छा, तो ये 2 डायमेंशन एरे इसको हम कहते हैं कि अगर एक एरे के अंदर एक दूसरा एरे मौजूद है उसको 2 डायमेंशन कहते हैं। अब मेरा सवाल ये था, जो एक दोस्त ने भी किया था और मैंने एक्सप्लेन किया था, कि अगर ये पूरा एरे तो मुझे मिल गया, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली इस 5 को प्रिंट कराना है तो मैं कैसे करवाऊँगा। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि ये इसके आगे ना एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाऊँगा और फिर लिखूँगा 0, ठीक है। इसका मतलब है माई ARR के इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ, ये माई ARR था, इसका इंडेक्स 0, 1 और 2 पे जाओ और 2 के ऊपर जो एरे मौजूद है उसका इंडेक्स नंबर 0 प्रिंट करवाओ, यानी कि 5 को प्रिंट करवा दो, ठीक है। रिफ़्रेश किया मैंने तो ये आप देखें 5 मुझे मिल गया। अच्छा, अगर मुझे इस 4 को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा,
मैं बोलूँगा इंडेक्स नंबर 1 प्रिंट कराओ। फिर इसी तरह मुझे 2 को करवाना है तो इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, ये मैंने तीनों वैल्यू को अलग अलग एक्सेस कर लिया। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, ये देखो एक जगह पे मुझे पूरा एरे मिल रहा है लेकिन एक जगह पे तीनों वैल्यू अलग अलग मिल रही है। समझ में आई ये वाली बात अब कैसे हुआ? अच्छा, अभी मैंने आपको सिखाया क्या है? मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर एक एरे के अंदर एक दूसरा एरे मौजूद हो तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात पता चल गई कि एरे के अंदर एक और एरे हो सकता है, और वो कंस्ट्रक्ट कैसे होगा इस लाइन में आप देख सकते हैं, वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। इस पॉइंट पे मैंने आपको ये सिखा दिया कि इस एरे की वैल्यू को अलग अलग कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर इसको मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, मैंने कहा माई ARR के सेकंड इंडेक्स पे जाओ और उस वहाँ पे जो एरे है उसके 0 इंडेक्स पे जाके पाकिस्तान रख दो। तो इसका मतलब क्या है, माई ARR का सेकंड इंडेक्स कहाँ है? ये माई ARR पूरा मौजूद है, इंडेक्स 0 सर 1। कह रहे हैं कि दोबारा समझा दें। अच्छा, अगर काइंडली ये मुझे बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं वही पॉइंट फिर एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, कोमल आरिफ सर, इसकी कोई एग्जांपल दिखा दें वेब की जहां एरे यूज़ हुआ हो, मींस फ्रंट एंड पे या लिस्ट की तरह शो होता हो। जी बिल्कुल, मैं अभी इसके ऊपर आ रहा हूँ। अभी हम एरे की एग्जांपल करते हैं, और एरे तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो। प्रोग्रामिंग, किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग हो, उसमें एरे जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल इसकी एग्जांपल हम खुद करके भी देखेंगे, और वक्तन फ़वक्तन आगे जो हमारे कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको ये एग्जांपल। अच्छा, एक बार और समझा दें, पूरा समझा दें। अच्छा, ये तो अब इसमें पूरा तो लिखा हुआ ही है सामने जो मैंने समझाया है, मैं एक बार लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ, लेकिन शॉर्टली अब रिपीट करूँगा मैं, ज़ाहिर है। एक मैंने वेरिएबल बनाया जो एरे था। ठीक है, हम एरे वैसे तो पढ़ चुके थे कल लास्ट क्लास में कि एक सिंगल एरे को कैसे बनाते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं और उसकी वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं। आज हमने ये पढ़ा है कि एक एरे के अंदर अगर एक और एरे मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन एरे कहते हैं, या उसको 2D एरे भी कहते हैं। ठीक है, 2D एरे। अच्छा, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक है, एक एरे के अंदर दूसरा एरे हो सकता है और उसको हम 2D एरे कहते हैं। उसको बनाने का तरीका आपने इस लाइन में देख लिया है। उसके बाद जब उसको एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम इस तरह से एक्सेस करते हैं। हम कहते हैं भाई माई ARR के इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ। ठीक है, माई ARR का इंडेक्स नंबर 2 ही आ गया। उसके अंदर जाओ 0 इंडेक्स पे तो 5 आ गया, उसके अंदर जाओ 1 इंडेक्स पे तो 4 आ गया, उसके अंदर जाओ 2 इंडेक्स पे तो 2 आ गया, ये वाला। ठीक है, अच्छा इसको हम इतने को मैं रोक देता हूँ फ़िलहाल, और नीचे एक एग्जांपल और बना लेते हैं। ठीक है, नीचे हम एक एग्जांपल और बना लेते हैं। मैंने कहा लेट ABC इक्वल्स। ठीक है, ये मैंने एक और एरे बनाया जिसको मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? एक 2 डायमेंशन एरे बनाने जा रहा हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, बाकी लोगों को क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, मेरे पास से भी यहाँ पे माइक ऑन डेटा आ है, रही है। डेटा तो सही जा रहा है मेरे पास से। अच्छा, तो ये मैंने आपके सामने ना एक 2D एरे बनाया है। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इसको देख के क्या याद आ रहा है? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा ये एक एरे है, इसकी ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पर है इस जगह पर, और क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर है। इसको मैं सिंगल लाइन में करूँगा तो शायद ज़्यादा मेक सेंस हो। ठीक है, इसको मैं सिंगल लाइन में थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैंने लाइन ब्रेक की थी वो भी परफेक्टली फ़ाइन है, जावास्क्रिप्ट को उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एक एरे है पूरा आखिर तक। इस एरे का जो पहला इंडेक्स है उसके अंदर एक मुकम्मल एरे मौजूद है। इस एरे का जो दूसरा इंडेक्स है इसके अंदर एक मुकम्मल एरे मौजूद है। फिर उसके बाद कॉमा है, फिर उसके बाद तीसरा। ये मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, ये मैथ में एक चीज़ होती है, लेकिन अगर मैट्रिक्स आपको नहीं भी पता तो ये मैं 2 डायमेंशन एरे इस वक्त समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम ना इसकी हर वैल्यू को एक्सेस करके देखेंगे कि कैसे एक्सेस होती हैं। ठीक है, तो 3 इंडेक्सेस हैं। Data in rows and columns.
हाँ, तो 3 इंडेक्सेस पे 3 एरे मौजूद हैं। ठीक है, मेरे पास एक एरे है मैट्रिक्स के नाम से। ठीक है, मैट्रिक्स किसी को नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, हम अभी जस्ट ये सीख रहे हैं कि जो है ना हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को। ठीक है, फिर हम जब फॉर लूप पढ़ेंगे ना तो मैट्रिक्स का एक आपको मैं दूंगा असाइनमेंट, तो उस वक्त मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि मैट्रिक्स होती क्या है और उसके साथ ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, अगर मैट्रिक्स भी आपको सिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने इसको ना दोबारा से लाइन ब्रेक कर दिया। ठीक है, ताकि थोड़ा सा रीडेबल हो जाइए, इसलिए किया लाइन ब्रेक, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, अब इसको मुझे एक्सेस करना है। सबसे पहले इस 1 को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस होगा ज़रा देख लेते हैं। console.log, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगा मैट्रिक्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स के मुझे इस 1 को एक्सेस करना है, राइट, मुझे इस 1 को एक्सेस करना है। तो मैट्रिक्स एक कंप्लीट एरे है, इसके पहले इंडेक्स पे ज़ाहिर है ये पड़ा हुआ है, तो पहले तो मैं लिखूँगा भाई मैट्रिक्स का इंडेक्स 0। अच्छा, मैट्रिक्स का इंडेक्स जैसे ही 0 लिखूँगा ये पूरा मुझे इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें कौन सा वाला इंडेक्स है 1 का, 0 इंडेक्स है। ठीक है, तो मैंने कहा 0 0। ठीक है, अब मुझे इस 2 को एक्सेस करना है। अब 2 को कैसे एक्सेस करूँगा मैं, 1 मैट्रिक्स का इंडेक्स 1 0, मैट्रिक्स का इंडेक्स तो 0 है ना अभी भी, ये इस वाले के 2 को एक्सेस करना है मुझे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इंडेक्स 0 और उसके बाद 1। ठीक है, मैट्रिक्स के 0 पे जो भी एरे मिला है उसका 1 इंडेक्स, फिर इसी तरह 2 इंडेक्स। ठीक है, तो 1 2 3 को मैंने एक्सेस कर लिया। इसको ज़रा चला के देख लेते हैं इतने कोड को। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, तो आप देखें 1 2 और 3 तीनों अलग अलग मुझे मिल गए। ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। जी सर। अभी हो सकता है ये अभी मेक सेंस नहीं बन रहा हो कि यार एरे हम सीख ही क्यों रहे हैं आखिर। ठीक है, हो सकता है अभी मेक सेंस नहीं बन रहा हो, लेकिन जब हम इसके फ़ौरन बाद ना हम पढ़ेंगे लूप। तो लूप जब हम पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि ये एरे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा। अभी क्योंकि मैंने इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं की कि इस्तेमाल कहाँ होगा, ये हम सीख ही क्यों रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। अगर इसकी जगह मैं अलग अलग वेरिएबल भी बना देता, ठीक है, मतलब बोला मैंने कि कलेक्टिव वेरिएबल है, बहुत सारा वैल्यू इसमें एक साथ आ जाती है, लेकिन एक्सेस तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ अलग अलग, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कलेक्टिव वेरिएबल बनाने का। तो ये इसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा इसके लिए। सर अगर हम जैसे आपने लेट के साथ एरे बनाया है, हाँ। अगर हम कॉन्स्ट के साथ एक एरे बनाते हैं तो उसमें भी हम इंडेक्स नंबर से वैल्यू चेंज कर हाँ सकते हैं। हाँ, कॉन्स्ट के से भी बनाते हैं तो इसकी वैल्यूज़ अंदर की आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अंदर की वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं। सर एरे के मेथड से चेंज कर सकते हैं या ऐसी जैसे कि ऐसे ही आप ऐसे ही डायरेक्ट ये मैंने कर दिया ना, कॉन्स्ट कर दिया मैंने, उसको कॉन्स्ट कर दिया, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इस तरह का। सही है। अच्छा, इसका भी एक रीज़न है कि ये क्यों इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये अगर मौका मिला तो हम डिस्कस कर लेंगे ये वाला। ये भी एरे की क्लोनिंग की हम बात करेंगे ना, उसमें भी ये टॉपिक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे एक्सेस करना है 4 को। अब मुझे कौन बताएगा कि मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ में क्या क्या लिखूँ। इस 4 को एक्सेस करना है मुझे। सर पहले तो 1 आएगा। पहले में 1 आएगा, 1 इंडेक्स का 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे 5 को एक्सेस करना है। 1 2 1 1 1 1, बिल्कुल सही। अब मुझे 6 को एक्सेस करना है। 1 का 2 है। 1 2, बिल्कुल सही, सीख गए आप माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे 7 को एक्सेस करना है। 3 का 0 2 1 2 का 0 2 का 0 2 का 0 2 का 0, उसके बाद 2 का 1, उसके बाद 2 का 2। और 2 का 2। 2 ठीक है, तो ये 1 से लेके पूरी 9 तक वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो जानी चाहिए स्क्रीन पे जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो। ठीक है, 1 से लेके पूरी 9 तक की वैल्यू मुझे एज इट इज़ मिल गई जैसी मैंने चाहिए थी। तो इसका मतलब है मैंने जो कोड लिखा था, मैं जो एजम्पशन लेके चल रहा था वो ठीक है, वेरीफाई हो गया ये। अच्छा तो हमने इस पॉइंट पे ये सीख लिया कि अगर 2 डायमेंशन एरे इनकाउंटर होता है तो उसकी वैल्यू को रीड कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना हो तो जिस एड्रेस के ज़रिए वैल्यू को रीड किया था उसी के ज़रिए चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे बोला कि मैट्रिक्स का जो 0,0 था उस पर क्या रखवा दो, उस पर आप रखवा दो
कार। ठीक है, तो अब जब ये प्रिंट होगा तो ये चेंज हो चुका है, ये चेंज होने के बाद प्रिंट हुआ है, तो 1 की जगह अब मुझे क्या मिल रहा होगा, कार मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने इस 1 को चेंज कर दिया है नीचे आके। ठीक है, तो मॉडिफाई करना भी हमने सीख लिया, देखते हैं हुआ है मॉडिफाई कि नहीं हुआ। ठीक है, 1 की जगह मुझे कार मिल गया। ठीक है, फिर इसी तरह जो ये 2 था, इसकी जगह पे मैंने क्या रखवा दिया, मैंने कहा भाई बस। ठीक है, तो 2 की जगह पे मुझे बस मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने उसको रीड किया है उसी तरह से उसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन एरे हमने, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। सर इसमें वेरिएबल वो स्टोर करवा सकते हैं? वेरिएबल को भी स्टोर करवा सकते हैं बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई था लेट माई नम इक्वल्स टू 5 अगर कोई था, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये तीसरे वाले को उठाता हूँ और इसमें मैं बोलता हूँ कि क्या रखवा दो, माई नम रखवा दो। सही है, तो माई नम में जो कुछ भी है वो चला जाएगा इसके अंदर। माई नम में क्या था, 5 था, तो इसका मतलब है मुझे 3 की जगह पे अब 5 मिलना चाहिए। आगे देखते हैं। ठीक है, तो 3 की जगह पे मुझे 5 मिलना शुरू हो गया, उसके बाद 4 5 अपनी जगह पर है। अच्छा सर, बेहतर अप्रोच कौन सी रहती है अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाएं, कि हम एरे यूज़ करें या नॉर्मल वेरिएबल्स यूज़ करें? जहाँ पे एरे की ज़रूरत होती है वहाँ पे एरे के अलावा कुछ यूज़ हो ही नहीं सकता। वो अभी हमने देखा नहीं है यूज़ केस, वो इंशाल्लाह देखेंगे हम तो आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे एरे चाहिए ना, वहाँ पे एरे के अलावा कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। कहाँ पर नीड होती है एरे की? हाँ, वो अभी वो बताऊँगा मैं, अभी रुक जाएँ थोड़ा सा। तो सर हम जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे मार्कशीट की बनाई थी, हाँ। उसमें हमने अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, अगर उसकी हाँ। जगह एक ही हम कर लेते तो काम इजी नहीं हो जाता? अच्छा, या मैं कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाता? हाँ, अच्छा, उसमें ना आप यूज़ कर सकते थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ना इसकी नीड नहीं थी, एरे की नीड नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, मैं अगेन यही बताऊँगा कि एरे की नीड कहाँ पे होती है, अभी तक वो हमने बात डिस्कस नहीं की है, वो अभी हम करेंगे, लेकिन ज़रा 1-2 चीज़ें हम एरे की कवर कर लें फिर करेंगे हम वो। ठीक है, अच्छा, 2D एरे के बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि क्लोनिंग एरे। ठीक है, अच्छा, क्लोनिंग एरे जो है हमारा वो क्या है भाई भला? H1 और मैंने कहा कि लेट या कॉन्स्ट या जो भी लगा लो, लेट ही लगा लेते हैं। एरे के अंदर ना लेट और कॉन्स्ट एक ही होता है। सर मैं थोड़ा सा मुझे याद है, मैं शायद भूल रहा हूँ, ये लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क क्या था सर? अच्छा, लेट से जो वेरिएबल बनाते हैं ना वो चेंज हो सकता है, कॉन्स्ट से जो वेरिएबल बनाते हैं वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एरे जो है वो इटसेल्फ एक वेरिएबल नहीं है, कंस्ट्रक्ट है। ये शुरू में ये मैंने बात बताई थी कि ये एक कंस्ट्रक्ट है, तो इस वजह से कॉन्स्ट करके भी आप बनाते हैं ना तो ये इसका बिहेवियर चेंज नहीं होता। ठीक है, ऑन अदर एंड अगर नंबर या बूलियन वेरिएबल होगा ना तो वो अगर कॉन्स्ट करके आप बनाते हैं तो वो चेंज नहीं होता, वो चेंज अगर आप करेंगे एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रीअसाइन नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, तो इसको, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि एरे में भी अगर आप जो है ना इसको रीअसाइन नहीं कर सकते आप। तो सर थोड़ा रीअसाइन से मतलब यानी हम इसके ऊपर कोई और वैल्यू फीड नहीं कर सकते? मैं माई ARR करके ना मैं इसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकता ऐसे। ठीक है, करके देखते हैं, इसको चला के देखते हैं। सर एक दफ़ा डिक्लेयर करके फिर उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हम। हाँ, ये आ गया ना, एरर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके इंडेक्स को चेंज करूँगा ना तो ये मसला नहीं है, फिर करने देगा मुझे ये। मैंने कहा 2 करके और इसमें कोई नई वैल्यू डलवा दी मैंने कहा ARR के इंडेक्स 2 पे जाओ, कोई नई वैल्यू डाल दो, तो इस पर मुझे ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, इस पर मुझे देखें कोई एरर नहीं दे रहा ये, इसको मैं रीअसाइन नहीं कर सकता कॉन्स्ट से। तो यही वजह है कि ज़्यादातर एरे आप देखेंगे ना कॉन्स्ट करके बना हुआ होता है वो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब भाई मुझे करना ये है, मैंने कहा कि भाई इसको बल्कि कॉन्स्ट नहीं करते हैं, अभी लेट करते हैं फ़िलहाल के लिए हम, क्योंकि ये हमारी एग्जांपल जो है इसमें। सर काउंट के लिए क्या कोई कंडीशन भी? हाँ जी, क्या सवाल पूछा आपने? मैं कह रही हूँ कि कॉन्स्ट या लेट के लिए कोई नेसेसरी कंडीशंस होती हैं या चॉइस पर होता है, कुछ भी यूज़ कर लें?
नहीं, कॉन्स्ट आपको जहाँ पे कॉन्स्ट चाहिए होता है ना, वहाँ पे कॉन्स्ट आपको लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये है, कॉन्स्ट जो है ना वो कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें आपको वैल्यू ऑफ पाए चाहिए आपको, तो वो आप ज़रूरी है कि आप जो है ना उसको क्या करें, कांस्टेंट में रखें, क्योंकि वैल्यू ऑफ पाए आप फार्मूले के बीच में जब पुट करेंगे ना तो कभी भी चेंज होने वाली चीज़ नहीं है ये। और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, जैसे आपका जो ग्रेविटी होती है वो भी क्या होती है, ग्रेविटी जो होती है वो भी कांस्टेंट होती है ना, क्या होती है, 9.8 होती है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। अभी तो खैर मैं यानी हम कोई भी फार्मूला कांस्टेंट के तौर पर रख सकते हैं कि इसको हमें चेंज ना करना पड़े, हाँ, एक ही हाँ। फार्मूला रहे हमेशा। हाँ लेकिन सर ये जैसे विजुअल स्टूडियो में होता है, पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल के लिए होता है कि एक पेज के लिए यूज करना है, आपने पब्लिक बना दिया, दूसरे पेज पे नए बन गए वेरिएबल्स, और एक ग्लोबली वेरिएबल्स हो जाते हैं, हर पेज पे काम आते हैं। तो सर ये भी वही चक्कर है या उसका अलग कोई effect नहीं है? नहीं, असल में वो जो आप बता रहे हैं ना पब्लिक प्राइवेट, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम में स्पेसिफिक है। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम में उस तरह से होता है। जावा स्क्रिप्ट जो है ना, वो हम अभी जो पढ़ भी रहे हैं वो हम फंक्शनल पैराडियम पढ़ रहे हैं, राइट। और जो रिएक्ट हमारी है, जो हम इसके बाद फ्रेमवर्क पढ़ेंगे फ्रंट एंड का, जो हमारा मेन कोर्स है एक्चुअली, तो वो जो है पहले दरमियान में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ वो गए थे। जब आया था रिएक्ट पहली दफ़ा तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करते थे, क्लासेस होती थी, पब्लिक प्राइवेट मेथड्स होते थे, तो गेटर सेटर वगैरह लगाते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ख़त्म कर दिया है, और वो कम्प्लीटली फंक्शनल की तरफ अब मूव हो गए हैं। बल्कि जो 80% लाइब्रेरीज़ हैं वो सारी फंक्शनल कंपोनेंट को सपोर्ट करती है। तो इस वजह से हम वो वाली चीज़ एक तो कोर्स में कवर नहीं कर रहे, दूसरा ये कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ना ये पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल ये सब नहीं होता है इसके अंदर ना। इसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो फंक्शन के अंदर होता है, जो इधर पेज पे इस्तेमाल होगा वही इधर बनेगा। अच्छा, फिर अब सवाल ये है कि इसमें ग्लोबल वेरिएबल के लिए करते क्या है, वो आपको पता चलेगा जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेमवर्क है। अभी तो ये हम समझ रहे हैं, फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, प्री रिक्विजिट पढ़ रहे हैं, अपने मेन कोर्स के लिए हम प्री रिक्विजिट पढ़ रहे हैं अभी एक्चुअली। तो हम जब मेन कोर्स में अपने जाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ग्लोबल वेरिएबल के लिए, ठीक है। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहते हैं, आप अगर चाहें तो अलग से सर्च कर सकते हैं उसको, तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ते हैं उसके लिए ना। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने बनाया एक अदद एरे, और मैंने उस एरे को उठा के ना एक दूसरे वेरिएबल में डाल दिया। ठीक हो गया, दूसरे वेरिएबल में डाल दिया मैंने। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, दोनों को सर इसका रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा ना? वही तो समझाना है कि क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा। मैंने दोनों को कंसोल कराया, तो दोनों में ये 1 2 3 आ जाना चाहिए। ठीक हो गया, दोनों में 1 2 3 आ जाना चाहिए। रिफ़्रेश किया मैंने, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, दोनों में 1 2 3 आ गया। और उसके साथ मैं कुछ ना कुछ स्ट्रिंग भी लगा देता हूँ ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके ईज़िली कि कौन सा वाला कौन सा है। ठीक है, मैं दोनों के साथ स्ट्रिंग भी एक लगा देता हूँ। तो अब मुझे माई ARR और सेकंड एरे दोनों के अंदर सेम वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड एरे के अंदर आके सेकंड एरे का जो इंडेक्स नंबर 0 था उसको चेंज करवा देता हूँ, यानी कि इस वाले को, ठीक है, इस वाले को मैं चेंज करवा देता हूँ। अच्छा, और इस वाले को चेंज करवाने के बाद मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ कि भाई सेकंड एरे में जो मैंने चेंजेस करवाई हैं, आया कि वो चेंज हो गया है या नहीं हो गया। तो हमने देखा कि भाई सेकंड एरे के अंदर ये चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं पुराने वाले एरे को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। इस वाले एरे में क्या प्रिंट होना चाहिए, ज़रा सोच के बताओ। कोई जो ऐसा है जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़ चुका है तो वो बताए कि इस माई ARR में इस लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए। 1 2 3 होगा सर। 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 इसमें था तो 1 2 3 होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को तो चेंज किया ही नहीं है ना। माई ARR को मैंने तो चेंज किया ही नहीं है बनाने के बाद, मैंने तो सेकंड एरे को चेंज किया है, ठीक है। तो देखते हैं इस माई ARR में क्या प्रिंट होता है। ठीक है, ये तो चेंज हो गया, ये माई ARR भी चेंज हो गया, सेकंड भी चेंज हो गया। सर आपने सेकंड उसमें आपने माय ARR रख दिया था। अच्छा, अब मैं जाके चेंज करता हूँ किसमें सही करा? है ये? नहीं नहीं ना, इस कोड में तो मैंने माई ARR को चेंज ही नहीं किया कहीं पे। देखो, माई ARR को मैंने कहीं पे भी चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट बनाया है और प्रिंट करवाया है, सिर्फ प्रिंट करवाया है, इसको मैंने किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं किया।
मैंने यार, चेंज माइक- किया सेकंड तो एरे फिर को। चेंज क्यों शो हो रहा है? हाँ अभी वो हम दोनों देखते इक्वल हैं। हो गए ना। अच्छा अभी हम आते हैं माई ARR को अब करते हैं चेंज। सही है, मैंने कहा माई ARR का जो है ना इंडेक्स नंबर 1 जो है, बल्कि 2 जो है लास्ट इंडेक्स, यानी कि इक्वल्स टू क्या कर दो, सम न्यू वैल्यू। ठीक है, अब मैं माई ARR को चेंज करवा रहा हूँ जिसको मैंने अभी तक चेंज नहीं किया था। अच्छा इसको मैंने प्रिंट करवाने के बाद इन दोनों को मैं दोबारा से क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ। तो माई ARR में ये वैल्यू अब चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या सेकंड एरे में भी ये चेंज हो जाना चाहिए? असूलन Yes, नहीं sir. होना चाहिए। यस सर। ठीक है, असूलन होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने उसको चेंज नहीं किया, लेकिन हो जा रहा है चेंज। ठीक है, सम न्यू वैल्यू मैंने माई ARR में डाली थी लेकिन वो सेकंड एरे में भी पहुंच गई। सेकेंड एरे में कॉपी थोड़ी ना, वो तो आपने वही वाला वेरिएबल डाला, वही एरे समझ लो। अच्छा रेफरेंस बेसिकली लिया हुआ उसके से। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि मुझे इन दोनों वेरिएबल को अलग अलग अगर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। वेरिएबल का नाम क्या कर दूँ चेंज करके? माई ARR निकाल देंगे, चेंज कर देंगे उसे, इसको माई ARR को क्या करूँ, चेंज कर दें। यानी जहाँ जहाँ माई स्लाइसिंग से जो हो जाएगा ना, कॉपी हो जाता है उससे, वही रहता है। नहीं, एक मिनट ना, अभी ये नाम कैसे चेंज करेंगे ज़रा मुझे वो तो बताएं। इसको सब जगह जहाँ जहाँ माई ARR है वहाँ चेंज कर दूँ? या नीचे कहीं सेकंड एरे इज इक्वल्स टू और कोई चेंज कर दें आप। नहीं, सेकंड एरे में मुझे डालनी यही वैल्यू है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड एरे में जब मैं इसको डालूँ ना तो ये आपस में जो ऐसे कनेक्टेड है ना आपस में, ये कनेक्शन इसका मुझे ख़त्म करना है। ये कोई किसी को आइडिया है कैसे होगा ये? मतलब थोड़ा सोचो। सर एक लूप के जरिए भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी अगर वैल्यू है तो उसको स्लाइसिंग के जरिए कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल में इसका क्लोन बनाना पड़ेगा। क्लोन, वही तो मुझे करना क्लोनिंग है, पर्पस मेरा क्लोनिंग है इसका। क्यों सर, इससे मेरे ख्याल में जो आप ये इस कमांड के थ्रू इसने दोनों को एक चेन में डाल दिया है कि जहाँ पे अभी ये चेंज एक भी होगा दूसरे को बहुत चेंज हो जाएगा। नहीं, असल में हुआ क्या है मैं वो भी समझा देता हूँ। ये हुआ असल में ये है क्योंकि देखें मैंने जिक्र किया था कि जावास्क्रिप्ट में जो एक होते हैं नेटिव वेरिएबल्स, ठीक है, और एक होता है कंस्ट्रक्ट। जो हमने अभी तक पढ़ा है नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, हमने 3 ये वेरिएबल्स जो पढ़े हैं, ये तीनों जो हैं वो नेटिव वेरिएबल हैं, जावास्क्रिप्ट के अपने वेरिएबल्स हैं। और ये जो एरे है ये जावास्क्रिप्ट का अपना वेरिएबल नहीं है बल्कि ये कंस्ट्रक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट का जो बिहेवियर है ना, जब आप उसको कॉपी करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है कि वो माई ARR की वैल्यू को कॉपी नहीं करता बल्कि माई ARR का एड्रेस कॉपी कर देता है। मेमोरी में जहाँ पे ये सेव हुआ है ना उसका एड्रेस जाके दूसरे में डाल देता है। तो असल में होता ये है कि मेमोरी के अंदर नई जगह एलोकेट होती ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जो एरे था इसने कितने 64 3 दफ़ा ना 8 या 24 बाइट इसने लिया हुआ है। ठीक है, इसने मेमोरी में 24 बाइट लिया हुआ है। ठीक है, 8 के हिसाब से। तो जब इसको मैंने दूसरे वेरिएबल में डाला तो इसको नई जगह मेमोरी में एलोकेट नहीं हुई है, 0 बाइट। ठीक है, मेमोरी में नई जगह ना बनी है ना मेमोरी के अंदर ये डुप्लीकेट हुआ है। ये डुप्लीकेट हुआ है सिर्फ फ्रंट सामने एंड पे ना। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है ना अलग करने का तरीका क्या है? इतने कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट और नीचे बनाता हूँ एक अलग से कोड। ठीक है, जहाँ पे हम क्लोनिंग देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसे को क्लोनिंग करने के कौन से तरीके हैं। ये मैंने दोनों वेरिएबल इसी तरह यहाँ पे भी बना दिए। याद रखें एरे में हमेशा नई वैल्यू सिर्फ उस वक्त मेमोरी में बनेगी, मेमोरी के अंदर नई लोकेशन सिर्फ उस वक्त एलोकेट होगी जब ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। जब तक ये एरे के स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आते मेमोरी में नई लोकेशन एलोकेट नहीं होगी। इस ARR को उठा के मैं कहीं भी डालता रहूँ ना, ये ARR की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया 2। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा? इसके अंदर मैं ये करूँगा, मैं बोलूँगा भाई माई ARR का इंडेक्स 0। ठीक है, पहले इंडेक्स पे ये रख दिया। फिर मैंने कहा माई ARR का इंडेक्स 1, फिर कॉमा माई ARR का इंडेक्स 2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, अब ये आपस में एक दूसरे से
आपस में एक दूसरे से क्या करेगी, ये चेंज नहीं होगी, आपस में अलग अलग हो चुकी है अभी। इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं कि क्या वाकई ये अलग अलग हो चुकी है। तो उसके लिए मैं इन दोनों को प्रिंट करवा देता हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों वेरिएबल को पहले एज इट इज़ प्रिंट करवाया है। ठीक है, एज इट इज़ दोनों वेरिएबल को प्रिंट करवाया है, उसके बाद एक में चेंज किया है और दोबारा से प्रिंट करवाया है। तो ये चेंज अब दोनों में नहीं आना चाहिए, ये चेंज अब सिर्फ किस में आना चाहिए, जिसमें किया है उसमें आना चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों वेरिएबल अलग अलग मेमोरी में सेव हुए हुए हैं। ठीक है, चेक करते हैं क्या रिपोर्ट है। ठीक है जी, तो पहली दफ़ा जो 2 प्रिंट था उसमें तो सेम वैल्यू थी, जो सेकंड टाइम 2 दफ़ा प्रिंट हुआ है उसमें देखें चेंज सिर्फ एक में आया है, दोनों में चेंज नहीं आया है। अब सवाल ये है कि यार ये जो मैंने तरीका किया है ना इस तरह करके, ये तो बड़ा मुश्किल है। अभी तो इसमें थी 3 वैल्यूज़, तो ये मैंने आसानी से कर लिया, लेकिन कल को 3000 वैल्यू होगी, फिर मैं क्या करूँगा। तो जावा स्क्रिप्ट में डॉट लगा के माई एरे लिख देंगे, कॉपी हो जाएगा पूरा। क्या करके 3 डॉट लगा के 3 डॉट लगा के बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि हम स्प्रेड ऑपरेटर से। हाँ, जावा स्क्रिप्ट में इसका एक शॉर्टकट है, इस काम को करने का एक शॉर्टकट है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। और वो ऐसे करके लिखा जाता है कि हम 3 डॉट, और जब मैं ये 3 डॉट लगाता हूँ तो एग्जैक्टली बैकग्राउंड में ना ये काम हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं करना पड़ता, वो जावा स्क्रिप्ट अपने तौर पे कर लेता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, और ये हमने टेक्निक देखी है एरे को क्लोन करने की। ठीक हो गया, जब भी हमें एरे को चेंज कर, मतलब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में डालना होगा, और हम ये चाहते हैं कि दोनों अलग अलग रहें। अच्छा, इसको ना एक इसके लिए जुमला और भी बोला जाता है, रेफरेंस तोड़ना। ठीक है, ऐसे एरे क्लोनिंग तो नाम है इसका, लेकिन इसको रेफरेंस तोड़ना भी बोला जाता है। तो अगर कभी कोई बोलेगा आपको कि एरे का आपने रेफरेंस तोड़ना है, तो वो तोड़ने का तरीका ये है, उसको जब आप क्लोन करते हैं ना तो पुराने वाले एरे से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, उसका रेफरेंस टूट जाता है। एरे डिस्ट्रक्चरिंग इसी को कहते हैं। इसको डीस्ट्रक्चरिंग नहीं कहते, इसको स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग जो है वो अभी देखते हैं वो भी। तो एक्सेस करने का तरीका वही है या दूसरा ही है? डीस्ट्रक्चरिंग बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। हाँ, इसको एक्सेस करने का तरीका वही रहेगा, नीचे जैसे हो रहा है ना, ये जस्ट कॉपी करने का एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी है कॉपी करने की। ठीक है, पहले हमने कॉपी किया था कैसे करके, ऐसे सीधा सीधा, इसमें भी कॉपी हुआ था लेकिन रेफरेंस टूटा नहीं था इसका। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे, लेकिन जब मैंने इस तरीके से कॉपी किया है तो काम बिल्कुल वही हुआ है, एरे के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, अब ये अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, बाकी नीचे जो भी कुछ कर रहे हैं हम, जैसे एक्सेस करना, मॉडिफाई करना, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। अच्छा, अब हम ज़रा पढ़ लेते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग एरे, डिस्ट्रक्टिंग, DSTRU स्ट्रक्ट, अरे क्या है, स्पेलिंग मेरी बड़ी वीक है, STRUCTURE स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद D, दैट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग एरे। अच्छा, अब डीस्ट्रक्चरिंग क्या चीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो अ शॉर्टकट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ECMAScript 6। अच्छा, ये भी जो हमने तरीका किया था ना स्प्रेड ऑपरेटर, जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था स्प्रेड ऑपरेटर, ये क्लोनिंग में, तो ये भी जो तरीका है ना वो ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये 3 डॉट वाला। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा इस पॉइंट पे, एरे को क्लोन करने के ना इसके अलावा भी तरीके हैं, जो बीच में एक दोस्त ने जिक्र किया था ना, स्लाइसिंग के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है एरे को क्लोन करने का। अभी मैं जाके गूगल पे लिखूँगा ना क्लोनिंग एरे, तो तकरीबन 6-7 के करीब जो है ना, अरे ये तो बंदे वाला आ गया, क्लोनिंग एरे JS, ये आ गया भाई, नॉट दिस वन, हाँ, ये सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप एरे को क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से हमने कौन सा वाला किया है, हमने ये वाला तरीका किया है। ठीक हो गया,
उसके अलावा ये स्लाइस के ज़रिए भी कर सकते हैं, जो दोस्त ने जिक्र किया था, थैंक यू सो मच दोस्त। अच्छा, उसके अलावा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है, उसके अलावा ARR.map है, JSON.parse करके भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपको अगर कोई एक भी पता हो तो चलेगा, ठीक हो गया, आपको कोई एक भी अगर पता हो तो चलेगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसका मैं लिंक भी बल्कि लगा देता हूँ यहाँ पे, इसको शेयर कॉपी लिंक, और इसका लिंक ना मैं यहीं पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये लिंक मैंने अटैच कर दिया है उस आर्टिकल का, उस स्टैक ओवरफ्लो के क्वेश्चन का, जहाँ पे वो सारे मुख्तलिफ़ तरीके उन्होंने डिस्कस किए हैं एरे को क्लोन करने के, ताकि ये भी रिकॉर्ड पे आ जाए। अच्छा, तो डी स्ट्रक्चरिंग में ज़रा अब हम देख लेते हैं कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या वाला है। मैंने बनाया है कि भाई माई लेट, या कॉन्स्ट कर लो, एक ही बात है, माई ARR इक्वल्स टू कुछ भी, मैंने डेटा रख दिया इसमें, बल्कि कुछ भी नहीं रख देते हैं, हम नाम रख देते हैं जॉन, उसकी एज है चलो 35, और उसका जॉब टाइटल है, थोड़े इसको खुद से पता चली गया भाई, जॉब टाइटल मैंने बोला है, पता नहीं माइक मेरा सुन तो नहीं रही है चलो भाई सही है। अब मेरे पास ना एक एरे है जिसके अंदर ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं अलग अलग। अच्छा, अब मुझे इन तीनों को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बनाऊँ क्या, कांस्टेंट, ठीक है, और मैंने कहा नेम इक्वल टू क्या करूँ मैं, माई ARR का 0, मैंने कहा 0 पे जो भी पड़ा हुआ है ना उसको नेम के वेरिएबल में डाल दो, ठीक है। इसी तरह मैंने बोला कि एज जो है ना भाई वो 1 पे है, और इसी तरीके से प्रोफेशन जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे। मैंने 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए, एरे का एक एक इंडेक्स उठा के मैंने कहाँ पे कर दिया, तीनों वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। इसको करने का एक शॉर्टकट है, दैट इज़ कॉल्ड क्या, डी स्ट्रक्चरिंग, एंड दिस इज़ द शॉर्टकट। मैंने कॉन्स्ट लिखा, एरे का स्क्वायर बनाया, उसके बाद पहले वेरिएबल का नाम, दूसरे वेरिएबल का नाम और तीसरे वेरिएबल का नाम, ठीक है। एरे के अंदर इसी सीक्वेंस से वैल्यू उठ के ना इसके अंदर आ जाएगी, और बस इस डी स्ट्रक्चरिंग में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। दैट इज़ अ शॉर्टकट एंड दैट्स ऑल, ये शॉर्टकट के अलावा कुछ भी नहीं है। ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है, ES6 से पहले ये मौजूद नहीं था जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अब एक सवाल है कि अगर यहाँ पे 3 इंडेक्स है, वो इम्पोर्टेंट है ना, हाँ पोजीशन के हिसाब से आएगा, जो पहला वाला है वो पहले में उठ के आएगा, जो दूसरा वाला है वो दूसरे में उठ के आएगा, जो तीसरा वाला है वो तीसरे में उठ के आएगा, ठीक है। इन तीनों को कंसोल भी करा लेते हैं, console.log। अगर मैट्रिक्स 2D हो उसको क्या होगा, हाँ अभी मैं वो भी बताता हूँ कि अगर 2 हो तो क्या होगा। तीनों को ज़रा पहले मैं वो करा देता हूँ, ठीक है। इसको हम चला के देख लेते हैं, कॉपी पाथ, रिफ़्रेश किया मैंने, तो ये देखो तीनों वेरिएबल में ना 3 वैल्यू उठ के आ गई उस तरह। अच्छा, अगर मैं ऐसे भी करता तो भी वही काम था, कोई मुख्तलिफ नहीं हुआ है, मतलब काम सेम हुआ है बिल्कुल, लेकिन शॉर्टकट है। अच्छा, इस तरह के जो शॉर्टकट्स हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैटिक शुगर, ठीक है। सिंटैटिक शुगर, सिंटैटिक शुगर हम उसको कहते हैं कि काम वही हो रहा है पहले वाला, लेकिन उसको लिखने का अंदाज़ चेंज हो चुका है, उसको लिखने का जो सिंटैक्स है उसमें थोड़ी सी शुगर डाल के उसको मीठा कर दिया गया है, कि लिखने वाले को, जो प्रोग्रामर है जो लिख रहा है उसको लिखने में अच्छा लगे, और जो उसको देख रहा है उस कोड को उसको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। मशीन के लिए कोई फ़र्क नहीं है, ना पहले फ़र्क था ना अभी फ़र्क है। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ हो उसको हम कहते हैं सिंटैटिक शुगर, क्योंकि मशीन को ये इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। मशीन जो पहले कर रही थी अभी भी वही कर रही है, लेकिन लिखने का और पढ़ने का जो अंदाज़ है वो उसका मुख्तलिफ हो गया है। अच्छा, और मुख्तलिफ होने से फ़ायदा क्या हुआ है, वो लिखने में और पढ़ने में अच्छा लगे, शॉर्ट कोड क्लीन लगे, कुछ ये सारी चीज़ें से अचीव कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंटैटिक शुगर है ये, ठीक है। तो डी स्ट्रक्चरिंग जो है दैट इज़ अ सिंटैटिक शुगर। अच्छा, अब सवाल ये कि अगर इसमें 1 से ज़्यादा इंडेक्स होंगे, यानी 3 से ज़्यादा इंडेक्स हैं, ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि ये 3 इंडेक्स मैंने उठाया ना यहाँ पे, ये शुरू के 3 उठा लेगा, बाकियों को छोड़ देगा। अब एक सवाल है
कि अगर इसमें 3 से कम इंडेक्स होंगे तो क्या होगा। 3 से कम इंडेक्स होने की सूरत में ये होगा कि जितने इंडेक्स इसको मिल गए ना उतने तो उठा लेगा ये, जो नहीं मिला वो अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, प्रोफेशन में क्या आ जाना चाहिए इस वक्त, अनडिफाइन आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशन में देखो अनडिफाइन आ गया, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स मौजूद नहीं है उसको अगर हम एक्सेस करते हैं तो मुझे वो क्या देता है, मुझे वो देता है अनडिफाइन। एरे का जो इंडेक्स मौजूद नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं सर। सॉरी, ये जिस तरह हमने स्ट्रक्चरिंग की है इसमें 3 ही रखे हैं, तो ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा नेम एज प्रोफेशन या। हाँ, जितने मर्जी आप लगा दें, कोई इसमें लिमिट नहीं है, जितने ज़्यादा लगा दें कोई इशू नहीं है। बस जितना उसको एरे में मिल जाएगा उतना उठा लेगा, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको अनडिफाइन कर देगा, ख़त्म बात। सर मेरा सवाल ये है कि अगर एक 2 डायमेंशनल एरे होती है तो उस 2 डायमेंशनल एरे में किस तरीके से हम लोग इसको प्रिंट करवाएं, 2 डायमेंशन डिस्ट्रक्चरिंग करवाएंगे। 2 डायमेंशन डिस्ट्रक्चरिंग भी हो जाती है। वेल वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर 2 डायमेंशन में ना डिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती ना आमतौर पर, क्योंकि वो थोड़ा डेटा टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन 2 डायमेंशन डिस्ट्रक्चरिंग भी शायद हो जाती होगी। अच्छा, मैंने कभी की भी नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। ठीक है, तो वो आप करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि 2 डायमेंशन डिस्ट्रक्चरिंग होती है या नहीं होती। अच्छा, तो ये हमने डी स्ट्रक्चर पढ़ लिया एरे का। अच्छा, अब ना हम एरे के कुछ मेथड्स 1-2 पढ़ लेते हैं। वेरिएबल कम दे दिया फिर क्या होगा? वेरिएबल कम मतलब 3 से कम एरे की वैल्यू से अगर हम कम दे, अभी तो कम ही दिया हुआ है ना हमने, देखो ना, अभी इसके अंदर है 1 2 3 4 5 इसके अंदर इंडेक्स है, मैंने वेरिएबल दिया हुआ है 3, मैंने कम दिया हुआ है, तो वो 3 उठा लेगा शुरू के एरे में से, शुरू के 3 उठा लेगा इसी सीक्वेंस से। ठीक है, और बाकी को छोड़ देगा, ये होगा। सही है। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि एरे के मेथड्स, ठीक है, मैंने बना दिया एक अदद एरे। अच्छा, मेथड क्या चीज़ होती है कि माई ARR के ऊपर ना वेरिएबल के नाम के ऊपर डॉट लगा के मैं कुछ कॉल करूँगा तो दैट इज़ कॉल्ड मेथड। ठीक है, एरे का सबसे पहला मेथड है पुश। जब हम एरे पे डॉट पुश कॉल करते हैं और उसमें कोई एक नई वैल्यू देते हैं तो वो क्या करता है, जो भी एग्जिस्टिंग एरे में, एरे की वैल्यू कम कर देता हूँ थोड़ी मैं सर, लास्ट में वैल्यू दे देगा ये पुश। सही है। ये पुश करने से क्या होगा, ये 1 2 3 के बाद जाके ना ये 22 मैंने वैल्यू दी है, इसको जाके आखिर में ऐड कर देगा। ठीक है, एक और भी मैं कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ फिर कराची ऐड कर दो इसके आखिर में। ठीक है, फिर मैं कह देता हूँ ट्रू ऐड कर दो, ट्रू ऐड करवा दिया, तो ये तीनों वैल्यू को क्या करेगा, लास्ट में जाके ऐड करवा देगा। और उसके बाद मैं एरे को कंसोल करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा माई एरे, तो ये तीनों वैल्यू इसमें ऐड हो जानी चाहिए, तो टोटल 6 इंडेक्स मेरे पास शो होने चाहिए मेरे एरे के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आप देखें 6 हो गई है टोटल मिला के। अब 1 2 3 पहले की थी और 3 वैल्यू मैंने पुश कर दी है, तो जितनी चाहूँ वैल्यू मैं पुश कर सकता हूँ इस मेथड के ज़रिए। अच्छा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अच्छा हेलो जी सर, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लिस्ट बना सकते हैं, जिस तरह पाइथन के अंदर लिस्ट वगैरह हम बना लेते हैं या डिक्शनरी, तो उस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्शनरी या लिस्ट वगैरह बन सकती है। अच्छा, जो जावा के अंदर लिस्ट और डिक्शनरी होती है ना, वो इसमें ऑब्जेक्ट कहलाती है, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे ना। जेसन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं वो। ठीक है, मीन पॉसिबल है इसमें भी। हाँ पॉसिबल है। वो इस तरह करके होता है कि आप मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ। आप करेंगे लेट, और आपने कहा कि यार std और इक्वल टू ऐसे करके आप कहते हैं कि भाई नेम, और उसके आगे आप कह देते हैं अली। सही है, यही होता है ना की वैल्यू पेयर्स जो होते हैं, ये इसमें ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे, अभी हमने कवर नहीं किया।
अच्छा, मैं पुश करने के बजाय मैं ये भी कर सकता था कि मैं बोलूँ कि यार माई ARR का इंडेक्स कौन सा, जितने इंडेक्स हैं 0 1 2 2 तक के इंडेक्स तो अभी हैं, मैंने कहा 3 पे जाके क्या करवा दो, 3 पे जाके कार रखवा दो। ठीक है, मैं ये भी कर सकता था, ये भी करूँगा तो काम करेगा। अभी मैंने मेथड को रोक दिया, इस तरीके से करके देखता हूँ, ये भी काम करेगा। सही है, ये रहा कार आ गया, लेकिन मेथड जो है वो अवेलेबल है, जहाँ पे आपको मेथड की ज़रूरत पड़ती है आप मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि इस तरीके में आपको पता भी होना चाहिए कि एरे में इस वक्त कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है ना, मेथड जब आप कॉल करेंगे तो हमेशा वो आखिर में ही जाएगा, रिगार्डलेस कि उसमें कितनी भी वैल्यू हो। सही है, 3 हो 3000 हो, वो जावास्क्रिप्ट खुद उसको देख रहा होता है कि जितनी भी वैल्यू है उसके आखिर में जाके उसको लगाता है। अच्छा, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं आप, पॉप भी कर सकते हैं। एक मेथड और है पॉप। ठीक है, एरे के अंदर पॉप भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, पॉप करने से क्या होता है, लास्ट जो भी एरे मौजूद है ना, एरे के अंदर जो भी करंट वैल्यू लाइन नंबर 26 तक पहुंचते पहुंचते जो भी करंट वैल्यू होगी एरे के अंदर, ठीक है, लाइन नंबर 26 पे जब ये पहुंचेगा ना मेरा कोड, तो इस एरे के अंदर 6 इंडेक्सेस मौजूद हैं, राइट। तो 6 इंडेक्सेस में से जैसे ही मैं पॉप कॉल करूँगा ना, तो सबसे आखिर वाला जो इंडेक्स है उसको डिलीट कर देगा वो। फिर जब सेकंड टाइम पॉप करूँगा तो जो आखिर में होगा उस वक्त उसको डिलीट कर देगा। तो आखिर से 2 वैल्यूज़ डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं अब इसके बाद, देखने के लिए कि आया कि वाकई वो डिलीट किया उसने 2 वैल्यू आखिर से कि नहीं किया। ठीक है, आप नोट करें पहले 6 था, लेकिन सेकंड टाइम जब प्रिंट किया तो ये 4 हो चुका है, क्योंकि मैंने 2 वैल्यू आखिर से डिलीट करवा दी है। अगर मैं 4 वैल्यू डिलीट करवा दूँ तो क्या होगा, तो पहले में 6 प्रिंट हुआ, अगले में 2 हो गया ये, क्योंकि 4 वैल्यू डिलीट कर दी है मैंने। ठीक है, अगर मैं 2 वैल्यू और उड़ा दूँ तो बिल्कुल ही खाली हो जाएगा वो। सही है, बिल्कुल ही खाली हो गया आखिर वाला। तो पॉप हमने देख लिया। पे करेंगे तो अब करेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी खाली है, तो उसमें से कुछ पॉप हो नहीं पाएगा। अच्छा, तो हमने एक ये देख लिया कि पुश देख लिया और पॉप देख लिया। अच्छा, पुश पॉप के अलावा भी एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ये रहा W3 स्कूल आप खोलेंगे तो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जाहिर है सारे मेथड्स हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ से गो थ्रू करवा सकता हूँ कि एरे के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो पहले वाले में पुश पॉप इन्होंने बता दिया। ठीक है, पुश पॉप के अलावा शिफ्ट अनशिफ्ट है। जैसे पुश और पॉप क्या करता है, एरे के आखिर में ऑपरेशन करता है, कि आखिर में ऐड करता है और आखिर में रिमूव करता है। तो शिफ्ट और अनशिफ्ट जो होता है वो क्या करता है, ये देखें शिफ्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे अनशिफ्ट इस्तेमाल किया हुआ है। तो शिफ्ट और अनशिफ्ट शुरू में करता है, स्टार्ट में एरे के। इसको मेरे ख्याल है चला के देखने की ज़रूरत तो नहीं है। जो काम आखिर में कर रहा है पुश पॉप, वही काम ये शुरू में कर रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि और कौन से मेथड इन्होंने यहाँ जिक्र किए हैं। अच्छा, कॉनकैट करके एक इसका मेथड है। कॉनकैट क्या करता है, 2 एरे को अगर आपने जोड़ना हो तो उसके लिए कॉनकैट का मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक वेरिएबल के ऊपर डॉट कॉनकैट कॉल करके उसके अंदर दूसरा वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, तो एक ये मेथड है। इन सबको आप अपने हाथ से चला कर देखिएगा। ठीक है, इसी तरह देखें 3 एरे को भी कॉनकैट किया जा सकता है। ये 3 एरे को कॉनकैट करना इन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट पे बताया है। ठीक है, इसको चला कर देखिएगा आप लोग, और मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे अभी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही चलाइएगा इसको। अच्छा, कॉनकैट हमने देख लिया। उसके अलावा स्प्लाइस करके एक मेथड है। स्प्लाइस करके मेथड क्या होता है कि एरे के दरमियान से कोई चीज़ अगर आपको करवानी है, ठीक है, पुश तो आखिर में करता है पुश पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट शुरू में करता है। जो ये स्प्लाइस है ना, ये एरे के दरमियान में ऑपरेशन कर रहा होता है। ठीक है, ये एरे के ऊपर डॉट स्प्लाइस लगा के आप कुछ वैल्यूज़ देते हैं अंदर, और वो वैल्यूज़ क्या हैं वो यहाँ पे नीचे डिफ़ाइन हुआ है। ठीक है, कि फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर और रेस्ट ऑफ द पैरामीटर क्या है, तो यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है। तो इसको देखकर पढ़ के उसको कीजिएगा। ठीक है, स्प्लाइस इस्तेमाल करना बताया है। अच्छा, फिर एक है स्लाइस। एक तो था स्प्लाइस, एक स्लाइस। स्लाइस किस चीज़ के काम आता है कि एरे के दरमियान से आपको कुछ वैल्यूज़ पिक करनी हो। ठीक है, एरे के दरमियान से आपने कहा कि यार इंडेक्स नंबर 4 से लेके इंडेक्स नंबर 38 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको कॉपी करके अलग वेरिएबल में डाल दो, तो उसके लिए स्लाइस इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, ये स्लाइस को इस्तेमाल करके इन्होंने बताया है। सही, जो स्लाइस मेथड है इसको हम बेसिकली डिलीट के लिए यूज़ करते हैं या कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं? कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। एरे का कुछ पार्ट कॉपी करके निकालना होता है ना जब। ठीक है, उसके अलावा एरे पे सॉल्ट लगा सकते हैं आप।
किसी भी एरे पे डॉट सॉर्ट कॉल करेंगे तो उस एरे को क्या करता है वो सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, सॉर्ट का मतलब है कि अगर अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा उसको। एप्पल को सबसे फर्स्ट पहले आएगा, फिर बनाना होगा, सही है, ए से ये शुरू होने वाला, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर देगा। अगर नंबर्स मौजूद होंगे तो उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देगा कि पहले 1 फिर 2 फिर 3, सही है, ऐसे करके। ठीक है, एरे पे रिवर्स कॉल कर सकते हैं। मतलब ये सही है? सॉरी सर नंबर के लिए मतलब ये सॉर्टिंग सही है? हाँ हाँ, क्योंकि वो उसमें सर वो वैल्यूज का इशू आता है ना सर। नहीं क्योंकि वो फर्स्ट वैल्यू को चेक कर रहा होता है उसकी। मैं समझा नहीं, फर्स्ट वैल्यू को चेक कर रहा होता है कैसे? सर मतलब जैसे बड़ी वैल्यू होती है ना सर, हाँ, हाँ। लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो कम होगी तो उसके हिसाब से सॉर्ट कर रहा होता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, ये करके देख लेते हैं चला के इसको। जी सर। यहाँ पे हम चला के देख लेते हैं इसको, ऐसा नहीं है। अच्छा, इतने कोड को तो मैं रोक देता हूँ। ठीक है, इन्होंने फ्रूट्स लगाए हुए थे, मैंने कहा भाई नम्स, ठीक है, नम्स लगा दिया मैंने। अब नंबर के अंदर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ दे देता हूँ इसको। सही है, ये मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ इसको दे दी। अच्छा, कुछ में मैं पॉइंट भी लगा देता हूँ, 45 और 45.1। तो 45 पहले आना चाहिए, 45.1 बाद में आना चाहिए ना। मैं पहले वाले पे 1 लगाता हूँ ताकि सॉर्ट हो तो पता चले कि वाकई इसने इसको सॉर्ट किया है। तो अब इसको सॉर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा नम्स इक्वल टू नम्स डॉट सॉर्ट और मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ इसको। क्या हुआ इसको? अच्छा, वो कॉन्स्ट कर दिया ना मैंने, रीअसाइन नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये देखो 23 और 23.2, फिर 45, फिर 45.1। अच्छा हाँ यार, ये तो तुम सही कह रहे थे, ये तो गड़बड़ की है इसने सॉर्ट करने में। ये तो इसने सॉर्ट करने में काफ़ी गड़बड़ कर दी है। ये सॉर्ट करने के बाद ही प्रिंट किया ना मैंने। हाँ सही कह रहे थे तुम, ये सिर्फ पहले वाले को देख रहे हैं। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था कि ये गड़बड़ है इसका ना, सॉर्ट वाला मेथड। तो सॉर्ट के मेथड लाइब्रेरीज़ के ज़रिए भी मौजूद हैं, तो कोई मसला नहीं है, वो वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच यार, ये तुमने मेरी नॉलेज में भी इजाफा किया है कि ये पहले नंबर को सिर्फ देख रहा है, क्योंकि जहाँ पे बड़े नंबर्स आए हैं वहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी है। अच्छा, अभी हम लूप पढ़ेंगे ना जब जावास्क्रिप्ट के लूप, तो ये हम सॉर्ट खुद से करना भी सीख लेंगे कि खुद से सॉर्ट कैसे किया जा सकता है। अच्छा, फिर रिवर्स करके भी देख लेते हैं ज़रा, रिवर्स सही काम करता है कि नहीं करता। रिवर्स, अच्छा रिवर्स का काम क्या होता है कि एरे को ना आपके बिल्कुल उलट के रख देता है। ठीक है, जो पहली वैल्यू होती है उसको लास्ट में ले जाता है और जो लास्ट की वैल्यू होती है ना उसको पहले लेकर आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एरे को ना उलट के रख देता है। मैं लास्ट की कुछ चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि स्क्रीन से ये बाहर जा रहा है ना। ठीक है, ताकि ये स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो ये जो वैल्यू है ना 23, लास्ट में इस 23 को फर्स्ट पे ले आएगा, बल्कि इसको मैं 23 से ना 11 कर देता हूँ। ठीक है, 11 शुरू में आ जाना चाहिए, 23 लास्ट में चले जाना चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंगली पूरा एरे रिवर्स हो जाना चाहिए। चल आगे देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखो पूरा एरे रिवर्स हो गया। इसको ज़रा मैं रिवर्स करने से पहले भी प्रिंट करा देता हूँ ताकि दोनों वैल्यू साइड बाय साइड प्रिंट हो ना तो फील होगा। देखो ये थी ओरिजिनल वैल्यू और ये हो चुका है रिवर्स। ठीक है, देखो 23, 45, तो यहाँ 45 है, फिर 45 है, यहाँ 45 है, फिर 23 है, यहाँ 23, फिर 24, 456, 456, 57, 57, 5, 5, 534, 534, 11, 11। ये पूरा रिवर्स इसने बिल्कुल सही किया। सर जी सर, अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ में अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ दे दें तो फिर वो कैसे सॉर्टिंग? नहीं, सॉर्ट तो वो खैर सही कर ही नहीं रहा ना सॉर्ट तो वो सही कर ही नहीं रहा। तो अच्छा, बाय द वे जब हम सॉर्ट कर रहे होते हैं तो मोस्टली क्या होता है, वैल्यू को तो वो ठीक से सॉर्ट करेगा।
वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उसको ऑफ कोर्स सॉर्ट करेगा, पहले नंबर्स को रखेगा फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट्स को रखेगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन खैर वो तो अभी फ़िलहाल तो सॉर्ट का मेथड ही सही नहीं काम कर रहा ना जावास्क्रिप्ट का, तो वेल सॉर्ट का कोई इशू नहीं है, वो हम खुद से भी कर सकते हैं। देखो असल में प्रोग्रामिंग में ना किसी भी चीज़ को जब सोचा करो ना तो इसको इस तरह नहीं सोचा करो कि ये मेथड क्या काम करेगा, ठीक है, इस तरह नहीं सोचा करो कि ये मेथड क्या काम करेगा, इस तरह सोचा करो कि मुझे इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये काम कैसे करूँगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट रैंडमली फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कोई फ़ी सबमिशन का फॉर्म है कि किसी ने पहले कर दिया किसी ने बाद में कर दिया, लेकिन हर बंदा अपना रोल नंबर डालता है। अब मुझे उन स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है उनके रोल नंबर के थ्रू, राइट, तो मैं वो कैसे करूँगा। तो इसको इस तरह से सोचा करो हमेशा कि अच्छा ये वाला मेथड क्या इसमें काम आ जाएगा मेरे, ठीक है, या मेरे पास जस्ट नंबर्स हैं उनको मैंने सॉर्ट करना है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब आपके पास एक एरे के अंदर नंबर और अल्फ़ाबेट्स यानी स्ट्रिंग एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेटा होगा सर, हाँ स्टूडेंट डेटा में तुम्हारे नंबर के साथ स्ट्रिंग क्यों आएगा, ये भी तो सवाल है। सर लूप के थ्रू करवा सकते हैं। नहीं, स्टूडेंट का डेटा होगा तो नाम होंगे सारे स्टूडेंट के, यही होगा ना सर। स्टूडेंट डेटा रोल नंबर भी होगा, उसके साथ स्ट्रिंग में नेम भी होगा। नहीं, मगर वो एरे असल में जो तुम बात बता रहे हो ना, बात तुम्हारी सही है, लेकिन उस तरह के डेटा को ना हम एरे में नहीं रखते, उसके लिए हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो असल में एरे और ऑब्जेक्ट को मिक्स करके हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो असल में एक स्टूडेंट तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट होगा और एरे के हर इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट होगा, सही है, अगर तुम समझ पा रहे हो मेरी बात। तो वो हम करके भी देखेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम स्टूडेंट्स बनाकर देखेंगे। तो उसमें फिर ये होगा कि हम एरे को सॉर्ट कर रहे होंगे लूप चला के, और उसमें हम देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट की एक ख़ास की को देखकर हम सॉर्ट कर रहे होंगे। वेल तो ये हमने देखा कि एरे के ऊपर ना बहुत सारे मेथड्स हैं, ये आप जाके ना यहाँ पे देख सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये सॉर्ट का एक मेथड है जो कि सही काम नहीं कर रहा, गलत। चेक करिएगा ये नंबर सॉर्टिंग में इसने कोई डिफरेंट काम किया हुआ है। नंबर सॉर्टिंग में इसने गलत सॉर्ट किया हुआ है, सिर्फ पहले वाले नंबर को देख रहा है। ये इसमें देखें कुछ करा हुआ है, इसने डिफरेंट काम किया हुआ है। अच्छा, न्यूमेरिक सॉर्ट ये वाला जी, इसमें देखें इसमें फंक्शन ए बी रिटर्न ए माइनस बी करके कुछ करा है इसने। नहीं, ये तो वही काम कर दिया ना इसने, लूप चला के भी हम यही काम कर रहे होंगे। कंपैरिजन अंदर इसने कंपैरिजन फंक्शन जो है ना अपना दिया है, कस्टम दिया है, सही है सही, ठीक है। ये हम सॉर्ट भी असल में एक तरह का लूप है वो, सही है। तो हम जब कुछ नहीं देते तो वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन जब हम उसको कंपैरिजन फंक्शन पास करते हैं तो वो फिर उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली उसको कंपेयर कर रहा होता है। सही हो गया। अब ये कंपैरिजन फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे पास किया जा सकता है, क्या क्या तरीका है, ये पूरा लंबा कोड है इसका। सर एक रिड्यूस का मेथड मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो आप समझा देंगे। अच्छा, रिड्यूस का मेथड हम अभी पढ़ेंगे, ज़रा हम पहले फॉर लूप पढ़ लें, फिर उसके बाद एरे का मैप पढ़ेंगे हम, और मैप के साथ हम कोशिश करेंगे रिड्यूस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, सही है। ठीक है सर। माइक तो दूर करके बोल। आज मैं ज़्यादा गोरा नहीं लग रहा हूँ कैमरे पे, आज लग रहा है हेयर ड्रेसर ने ना कुछ यस स्पेशल। सर, ऐसा लग रहा है आपने शेव बनवा लिया, बाल वाल कटवा। हाँ, मैं हेयर ड्रेसिंग तो करवा के आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही, मैं पता नहीं इसने क्या लगा दिया। वैसे तो लग रहा है कैमरा वैमरा चेंज करा है आपने। हाँ, नहीं वैसे तो मैंने कुछ मुंह पे लगवाया नहीं है, क्योंकि ओके वेल हो सकता है गूगल मीट अपडेट हुआ हो, कैमरे का कोई एल्गोरिथम इन्होंने अपडेट किया हो, इस वजह से ज़्यादा चमक रहा हूँ। वेल तो हमने ये देखा कि भाई ये सारे मेथड्स हैं, और ये एरे के मेथड का ना लिंक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप बाद में यहाँ पे आके उसको देख सकें। कहाँ गया वो, ठीक है। ये एरे के मेथड्स कॉपी किया मैंने ये लिंक, और ये लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया लाके, ठीक है। जो दूसरा वाला था सॉर्ट वाले का लिंक, वो भी मैंने यहाँ पे लाके लगा दिया ताकि बाद में आप इसको स्टडी कर सकें आराम से। ठीक हो गया जी। अच्छा, एरे के मेथड्स का ना यहाँ पे भी जिक्र है आपके पास, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट, एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स,
ऐसे करके ये एरे के मेथड्स का यहाँ पे भी जिक्र है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये मेक सेंस हो जाएगा कि अच्छा यार एरे की ज़रूरत पड़ती कहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन वो बताने से पहले ना मुझे आपको लूप समझाना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप क्या होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, लूप क्या चीज़ होती है, वो आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा, तो आ जाते हैं जी हम जावास्क्रिप्ट के लूप के ऊपर। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, अच्छा एरे लूप थ्रो, मैंने कहा भाई माई कॉन्स्ट माई नम्स इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक। देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ये फंडामेंटल्स की बात हो रही है, तो एक तो वेरिएबल होते हैं फंडामेंटल, ठीक है। वेरिएबल में मुख्तलिफ डेटा टाइप होती है, जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा, नंबर पढ़ा, बूलियन पढ़ा, ठीक है। फिर फंडामेंटल में होता है इफ एल्स, जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह एक फंडामेंटल चीज़ जो है, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट हम उसको कहते हैं, या लूप चलाने का तरीक़ा हम उसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी काम को, प्रोग्रामिंग के अंदर आप किसी भी काम को एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट करवा सकें, ठीक है। मतलब 4 दफ़ा करवा दिया, कोई एक ख़ास काम 4 दफ़ा करवा दिया, कोई एक ख़ास काम 10 दफ़ा करवा दिया, ठीक है, 20 दफ़ा करवा दिया। तो अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना, लूपिंग स्टेटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एक तो होता है फॉर लूप, ठीक है, फॉर करके होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एक ना एरे का मेथड, क्योंकि एरे के मेथड की बात हो रही है, तो एरे का एक मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इस पर लूप थ्रो करेंगे हम, ठीक है। माई नम्स डॉट मैप, ठीक है। मैंने कहा भाई ईच वैल्यू कॉमा इंडेक्स, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैप है ये एरे का एक मेथड है, सही है। इस मेथड का काम क्या होता है कि ये जिस वेरिएबल के ऊपर ये मैप लगेगा ना, ये मैप पूरे एरे के ऊपर ना घूम के वापस आएगा, ठीक है। लूप थ्रो करेगा, लूप थ्रो ऑल द इंडेक्सेस 1 by 1। अच्छा, अब आप नोट करें कि उसको मैंने पास क्या किया है, मैंने उसको पास किया एक अदद फंक्शन, ठीक है। ये देखिए, ये मैप है, मैप ज़ाहिर है मेथड है, मेथड में कॉल सिग्नेचर होता है, तो कॉल सिग्नेचर पहला और ये सेकंड कॉल सिग्नेचर यहाँ है, दरमियान में मैंने उसको एक पूरा मुकम्मल फंक्शन दिया है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन का कीवर्ड भी लगा सकते हैं आप इसमें चाहें तो, FUNCTION फंक्शन, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं आप, ठीक है, ये भी तरीका सही है। लेकिन क्योंकि एरो फंक्शन जो है वो नया सिंटैक्स है, तो हम एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे सब जगह, ठीक है। ES6 के अंदर जो फंक्शन लिखते हैं वो एरो फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एरो फंक्शन भी हम ये जिक्र कर चुके हैं, दैट इज़ जस्ट अ सिंटैटिक शुगर। फंक्शनैलिटी में इसके कोई फ़र्क नहीं है, फंक्शनैलिटी वही है। एनोनिमस फंक्शन जो हम फंक्शन के कीवर्ड के साथ लिखते हैं और एनोनिमस फंक्शन जो हम एरो फंक्शन के साथ लिखते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है आपस में। अच्छा, तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये उतनी दफ़ा चलेगा जितने एरे के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। मेरे केस में 1 से लेके 10 तक 10 वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो ये फंक्शन 10 दफ़ा चलेगा, क्योंकि मैंने मैप के अंदर डाला हुआ है। ये फंक्शन 10 दफ़ा चलेगा, और हर एक दफ़ा जब ये फंक्शन चलेगा तो मुझे ईच वैल्यू के अंदर एक एक इंडेक्स में जो वैल्यू मौजूद है ना, वो मिलती जाएगी।
और इंडेक्स के अंदर उसके इंडेक्स का एड्रेस मिलेगा, पहली दफ़ा में 0 मिलेगा, दूसरी दफ़ा में 1 मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं कंसोल करवा लेता हूँ ऐसे करके। अच्छा, इसको मैं वापस एक लाइन में करता हूँ, मैंने 3 लाइनों में कर दिया, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक लाइन में वापस। ठीक है, जो प्रॉपर इसका तरीका है लिखने का स्टैंडर्ड, वो इस तरह ही लिखा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट उसको अलग अलग लाइनों में तोड़ा था। तो मैंने console.log लिखा, और console.log लिखने के बाद पहले मैंने कहा इंडेक्स को प्रिंट करवाओ, यानी कि 0 प्रिंट होगा पहले, उसके बाद उसके ऊपर मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाओ। ठीक है, अच्छा वैल्यू मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, मैं 11 से स्टार्ट कर देता हूँ ना वैल्यू को, मैं वैल्यू को ना 11-12 कर देता हूँ। सर ये मैप का मेथड जो है वो रिटर्न क्या करता है? ये की वैल्यू पेयर रिटर्न करता है उसका एरे बना के? नहीं, जस्ट एक अभी तो रिटर्न क्या करता है वो तो हम पकड़ ही नहीं रहे ना। अभी फ़िलहाल हम रिटर्न ले ही नहीं रहे इससे। अभी फ़िलहाल हम जस्ट उसको लूप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अभी हम जस्ट उसको लूप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटर्न वाली अभी चीज़ हम इससे करवा नहीं रहे। ठीक है, और आपकी बात सही है, मैप के ज़रिए मैं इस पूरे एरे को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम वो नहीं कर रहे, अभी एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो ये कंसोल जो है ये 10 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मेरे एरे के अंदर 11 से लेके 20 तक, मैंने वैल्यू थोड़ी चेंज की है, 11 से 20 इसलिए किया है ताकि इंडेक्स और वैल्यू अलग अलग मुझे दिखे कि हाँ यार दोनों अलग अलग हैं। तो 11 से 20 तक मेरे पास 10 वैल्यूज़ मौजूद है मेरे एरे के अंदर, तो इस वजह से array.map के अंदर मौजूद ये फंक्शन 10 दफ़ा चलेगा, और ये 10 दफ़ा कंसोल आएगा, हर एक दफ़ा में इंडेक्स का एड्रेस और उसके सामने मौजूद वैल्यू मुझे मिल रही होगी। ठीक है जी। अच्छा, एरे कॉपी पाथ रिफ़्रेश किया मैंने, और आप देखें ये मुझे सारी वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, ये सब लोगों को समझ में आया? अच्छा सर, ये ईच वैल्यू और जो इंडेक्स है ये पैरामीटर है या? ये पैरामीटर है। अच्छा, इसकी जगह मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम लिख सकता हूँ, मैं वैल लिख दूँ जस्ट तो भी चल जाएगा, ये मसला नहीं है। ये वैल्यू मेरी मर्ज़ी के नाम होंगे, ये पैरामीटर जो है ना ये मेरी मर्ज़ी का होगा, इसमें मसला नहीं है, कोई मुझे कुछ भी दे सकता हूँ मैं। देखो सही चल रहा है बिल्कुल। सर मेरे समझ नहीं आया। इसमें क्या समझ में नहीं आया, प्लीज़ बताएं। जब ये आपने फर्स्ट टाइम बताया था लूप का, हाँ, ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखें मैंने ये बताया था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट मौजूद होती है। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट का काम ये होता है कि किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा करवाना। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर लूप चलाने के 3-4 तरीके मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि एरे के मेथड की बात हो रही है ना, तो हमने एरे के मेथड में मौजूद जो तरीका है वो हमने डिस्कवर कर लिया। अच्छा, वो कैसे होता है? एरे का नाम, उसके ऊपर डॉट मैप लगाया, और मैप लगा के उसको मैंने एक फ़ंक्शन अंदर पास कर दिया। अब ये फ़ंक्शन उतनी दफ़ा चलेगा जितनी एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और मैंने फ़िलहाल क्या किया है, मैंने फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन वैल्यूज़ को कंसोल करवा दिया। ठीक है, उन वैल्यूज़ को मैंने क्या करवा दिया, कंसोल करवा दिया है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल एक हमने मेथड पढ़ा है, मैप का मेथड, जो कि क्या कर रहा है, जो कि एक एरे की तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के काम आ रहा है। सर ये काम हम फॉर ईच से भी कर सकते हैं, तो आपने मैप ही क्यों चुना? फॉर ईच से भी बिल्कुल हम ये काम कर सकते हैं। फॉर ईच भी बहुत सारे तरीक़ों में से एक है, ये कहूँगा मैं। सर कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं? अच्छा नहीं, मैप में और फॉर ईच में ज़ाहिर है फ़र्क तो थोड़ा सा है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में 3-4 तरीक़े हैं लूप चलाने के, तो उनमें से पहला अभी तक हमने डिस्कवर किया है। ठीक है, पहला हमने अभी डिस्कवर कर लिया है। एरे के ऊपर मतलब हम मैप ही लगाएंगे? एरे के ऊपर देखें, मैं दोबारा अगेन कह रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट में लूप चलाने के 3-4 तरीक़े हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल्स में शामिल हैं। तो सबसे पहला तरीका है डॉट मैप के ज़रिए। एक दोस्त ने कहा कि फॉर ईच के ज़रिए भी चल जाता है, जी बिल्कुल चल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क भी है मैप में और फॉर ईच में। ठीक है, वो भी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे फ़िलहाल कि वो फ़र्क क्या है। अच्छा, मैप के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। ठीक है, तो अब ज़रा एक एक करके हम चलते हैं, एक एक करके हम सारे मेथड्स को पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या निकलता है। सही है? अच्छा, इतनी जो बात मैंने बताई है मैप वाली, ये काइंडली बताएं कि सब लोगों को ये समझ में आ गई है कि कैसे हुआ ये जस्ट एक एरे है, इसके ऊपर मैप लगा के मैंने क्या किया, तमाम वैल्यूज़ को कंसोल किया है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने क्यों किया। देखो, ये जो लूपिंग स्टेटमेंट है ना, अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता, फिर मुझे अगर ये काम मैनुअली करना पड़ता बगैर लूपिंग स्टेटमेंट के, तो मेरे पास क्या तरीका था,
मेरे पास तरीका ये था कि भाई मैं क्या करता, console.log लगाता यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता my num का इंडेक्स 0, ठीक है, सही है, पहला इंडेक्स प्रिंट हो गया। उसके बाद दूसरा इंडेक्स है ना, काफ़ी लेंदी हो जाता, दूसरा इंडेक्स प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो तीसरा इंडेक्स प्रिंट हो गया, फिर चौथा इंडेक्स भी इसी तरह प्रिंट करता मैं, काफ़ी मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाती। तो खैर, तो ये इतना लंबा काम करने से मेरी जान बच गई। मैंने क्या लिखा, मैंने जस्ट 2 लाइनों का कोड लिखा और मैंने कहा भाई मैप करो, पूरे एरे के ऊपर मैपिंग करो आप, और तमाम वैल्यूज़ को आके आप क्या कर दो, स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, एक इंट्रोडक्शन लिया। अच्छा, मैप में ना एक छोटी छोटी चीज़ें 1-2 और भी होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। इसको अभी हम मैप को इतने पे ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो फॉर लूप है। तो सबसे पहले तो हम आज की क्लास में बस ये फॉर लूप को ना थोड़ा सा कवर करके आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं, फिर कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने जो लिख रहा हूँ ना, वो फॉर लूप, फॉर के नाम से एक लूपिंग स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम अभी डिस्कवर कर रहे हैं कि फॉर के ज़रिए कैसे लूप होता है। एक तो देख लिया मैप के ज़रिए। अच्छा, मैप में क्या मेरे पास मसला क्या था, मैप के अंदर मसला ये कि मेरे पास एरे होगा जब ही मैं उस पर लूप कर सकता हूँ, बगैर एरे के मैं कर ही नहीं सकता। आप इमेजिन करें कि मुझे 1 से लेके 50 तक का एक लूप चलाना है, इस केस में ना मैप के ज़रिए, तो मैं 1 से लेके 50 तक का कैसे चलाऊँगा लूप? मुझे 1 से लेके 50 तक का एक एरे बनाना पड़ेगा, ये तो मसला है ना। मतलब पहले से अगर एरे मौजूद है वो तो बात सही है, लेकिन अगर मेरे पास एरे नहीं है तो मुझे एरे बनाना पड़ेगा 50 इंडेक्सेस का, ठीक है, 0 से लेके 50 तक का, फिर मैं उस पर मैप लगाऊंगा। फॉर लूप के अंदर हम देखेंगे कि एरे नहीं भी हो तो भी चल जाता है इसमें, ठीक है, एरे होना ज़रूरी नहीं है फॉर लूप के अंदर। तो इस वजह से अब अगला स्टेप जो हम फॉर लूप की तरफ देख रहे हैं, और यही वजह है कि फॉर लूप हर तरह की सिचुएशंस में चल जाता है। मैप हर तरह की सिचुएशन में चलेगा नहीं, जहाँ पे एरे होगा वहीं पे चलेगा, उसके बगैर वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम ज़रा फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी ग्रामर क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है जावास्क्रिप्ट में। मैंने कहा लेट i इक्वल्स 0, i जब तक छोटा रहे 10 से, और i प्लस प्लस। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा है। सबसे पहला फॉर लूप, जो फॉर लूप का हेलो वर्ल्ड कह लें उसको आप, वो मैंने आपके सामने लिखा है। अच्छा, इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये है क्या। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा पहली नज़र में, लेकिन थोड़ी देर में ही आप बोलेंगे कि ये सब कुछ ओके है, आसान है। अच्छा, सबसे पहले तो है फॉर का कीवर्ड। जब आपका जावास्क्रिप्ट ये देखेगा कि भाई फॉर का कीवर्ड लगा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है, ये फॉर लूप हम चलाने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक गोल ब्रैकेट ओपन होगी, ठीक है, और एक गोल ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। अभी ये बीच में क्या है, इसको छोड़ दें, ये गोल ब्रैकेट है, जैसे इफ़ के आगे भी ब्रैकेट ओपन होती है, ठीक है, इसी तरह फॉर के आगे भी ब्रैकेट। अच्छा, इसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। अच्छा, ये गोल ब्रैकेट ओपन हुई और ये गोल ब्रैकेट यहाँ पे आगे क्लोज हो गई। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन हुई और करली ब्रैकेट क्लोज हो गई। अच्छा, ये जो करली ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये कहलाता है फॉर लूप की बॉडी, ठीक है। ये क्या कहलाती है, फॉर लूप की बॉडी, ठीक है। जैसे इफ़ एल्स की बॉडी होती है कि भाई इफ़ ट्रू होगा तो बॉडी चल पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखते हैं बॉडी, इसकी बॉडी कब चलती है वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि फॉर लूप की जो ब्रैकेट के अंदर जो बातें लिखी हुई है ना, ये बातें असल में बात लिखी हुई क्या है ये। अच्छा, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो इसके असल में है प्रिंट करें मैं सर आपने 3 पार्ट इसके हैं। नंबर 1 पार्ट ये रहा, ये पहला पार्ट है। ये पार्ट क्या कहलाता है? अच्छा, फिर उसके बाद देखो सेमी कॉलन है, ठीक है, फिर ये दूसरा पार्ट है, फिर सेमी कॉलन है, और फिर ये तीसरा पार्ट है। सही है, ये बात समझ में आ गई। तो इसके फॉर लूप के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे पैरामीटर्स में, इसके अंदर असल में इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, ठीक है। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं ये वाले। अच्छा, जो सबसे पहला पार्ट है
ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। ये क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट है ये कहलाता है कंडीशन चेकिंग। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या कहलाता है? कंडीशन चेकिंग। ये हो गया। अच्छा, तीसरा वाला जो पार्ट है ये कहलाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया कि ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड के एक फॉर लूप का, ये हेलो वर्ल्ड आपके सामने लिखा है मैंने, तो इसमें सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो हमने समझ ली। अभी फॉर लूप की बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये भी हम समझते हैं थोड़ी देर में। अब हम इसको क्या करते हैं? ड्राई रन करते हैं। ठीक है, ड्राई रन का मतलब है इसको हम अपने ब्रेन में चला कर देखते हैं कि जब ये कोड एग्जैक्टली चलेगा तो होगा क्या, और ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से ये चलेगा। अच्छा, जैसे ही हमारा कोड यहाँ पे पहुँचेगा ना फॉर लूप पे, ये देखेगा ठीक है भाई इनिशियलाइजेशन का पार्ट चलाएगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का पार्ट ये रन करेगा। इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है इसमें असल में क्या हो रहा है, लेट एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू भी डाली जा रही है। अच्छा, इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है वो सिर्फ पहली दफ़ा में चलेगा बस, उसके बाद दोबारा ये कभी भी नहीं चलेगा। अच्छा, इनिशियलाइजेशन चल पड़ा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी कंडीशन चेकिंग। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि ये कंडीशन इस वक्त ट्रू है या फॉल्स है? ये आई का वेरिएबल बन चुका है, इसमें ज़ीरो जा चुका है, ये कंडीशन इस वक्त ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। अच्छा, जैसे ही जावास्क्रिप्ट ये देखेगा कि भाई ये कंडीशन वाला पार्ट इसमें मुझे ट्रू मिल गया है, ठीक है, तो बॉडी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ये एक दफ़ा चला देगा, बॉडी को एक दफ़ा रन कर देगा। अच्छा, बॉडी में क्या लिखा हुआ है? console.log आई, तो ये आई के वेरिएबल में जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉडी एक दफ़ा रन हो गई। बॉडी एक दफ़ा रन होने के बाद फिर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो पार्ट है ना, इसको एक दफ़ा चला देगा। जैसे ही इंक्रीमेंट वाला पार्ट चलेगा तो आई में क्या हो चुका है? अब पहले ज़ीरो था, अब आई में प्लस हो चुका है एक, तो अब आई में हो चुका है 1। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे आके हमारे फॉर लूप की जो पहली आइट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है, पहला साइकिल कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, अब अगले साइकिल में क्या होगा? अगले साइकिल में ये होगा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट मैंने बताया था सिर्फ पहली दफ़ा में चलता है, दोबारा कभी भी नहीं चलता ये। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन पार्ट तो चलेगा नहीं। अगला कौन सा है? कंडीशन चेकिंग। इस वक्त आई के अंदर क्या हो चुका है? पहले ज़ीरो था, अब 1 हो चुका है, क्योंकि पहले साइकिल के आखिर में इंक्रीमेंट लग गई थी, अब 1 हो चुका है। तो क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है? जी सर ट्रू है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट देखेगा कि ठीक है भाई ये कंडीशन ट्रू है, तो बॉडी को वो एक दफ़ा और रन कर देगा। अभी हम सेकंड साइकिल में मौजूद हैं, पहला साइकिल तो हो गया था, अभी हम सेकंड साइकिल में मौजूद हैं और ये कंडीशन ट्रू हुआ है सेकंड साइकिल में। ये बॉडी को एक दफ़ा रन कर देगा, आई में जो कुछ भी होगा वो एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। तो आई में मौजूद है इस वक्त 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी होगा वो चलेगा। ठीक है, जैसे ही प्लस प्लस चलेगा, इंक्रीमेंट होगी, आई में क्या हो जाएगा? 1 था तो 2 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे आके हमारा सेकंड साइकिल जो था वो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको 5 कर देता हूँ ताकि हम आखिर तक जाने में हमें आसानी हो। कितनी टाइम पर रिपीट होगी? अभी आई में मौजूद है 2 इस वक्त। ठीक है, 2 साइकिल चल चुके हैं, आई में मौजूद है 2, अब तीसरा साइकिल चलेगा, कंडीशन चेक हुई, क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है? जी सर ट्रू जी बिल्कुल ट्रू है। एक दफ़ा और चल जाएगा ये साइकिल, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, आई में 3 हो गया, 3 साइकिल कंप्लीट हो गया। चलेगी साइकिल? हाँ, अभी जैसे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, आई में इस वक्त 3 हो चुका है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। बॉडी एक दफ़ा चलेगी, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन हो जाएगी, आई में हो जाएगा 4। ठीक है, अब जाके कंडीशन चेक होगी, आई में इस वक्त 4 है, आई छोटा है, 5 बड़ा है बिल्कुल, तो एक दफ़ा और चल जाएगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी तो आई में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ चुका है 5, अब ये कंडीशन क्या हो चुकी है? फॉल्स हो चुकी है। अब जैसे ही जावास्क्रिप्ट देखेगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ये क्या करेगा? फ़ौरन इस लूप से, इस साइकिल में जो फंसा हुआ था इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ लाइन नंबर 29 में आके गिरेगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अब इस यानी इस वक्त छठा साइकिल था जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है, तो छठे साइकिल में ये बॉडी को नहीं चलाएगा, ये डायरेक्ट लाइन नंबर 21 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह होगा क्या अल्टीमेटली कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 0 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे।
सॉरी 0 से लेके 4 तक ना, 5 में तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, 5 दफ़ा में चला ही नहीं। तो हम इसको ज़रा चला के देख लेते हैं हम कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। कॉपी पाथ, ठीक है जी, 0 से लेके 4 तक ये प्रिंट हो गया। ये सबको बात समझ में आई कैसे हुआ ये? अच्छा, अब मुझे अगर प्रिंट करवाना है 0 से लेके 10 तक, अभी तो 5 तक किया ना, तो मैं इसको 10 कर दूंगा, इसका बढ़ा दूंगा मैं कंडीशन, तो ये 10 तक प्रिंट करने लग जाएगा, ठीक है। 0 से लेके 9 10 नंबर प्रिंट कर दिए। मुझे 50 तक करना है तो मैं 50 तक कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। 0 से लेके 49 50 दफ़ा चल गया ये। तो इसमें मुझे क्या हुआ, किसी भी एरे की ज़रूरत नहीं है, एरे हो या नहीं हो, मैं इसमें आसानी से लूप चला सकता हूँ, जितने तक चाहूँ चला सकता हूँ। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ हुई, हमने जब ड्राई रन कर रहे थे तो पहले हम काउंट कर रहे थे कि फर्स्ट स्टेज पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, हाँ, मगर उसकी स्टार्ट हो रही है 0 से। ये शायद I++ की वजह से मसला हुआ है। नहीं, ये मैं आपकी सवाल नहीं समझा आपका, मैं प्लीज़ दोबारा बताइएगा। सर अभी हमने ड्राई रन किया था, हाँ, तो जो पहला फर्स्ट टाइम लूप चला तो हमने ये किया था कि I++ की वजह से इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो प्रिंट 1 होना चाहिए था। नहीं मैं मगर दोबारा, वहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है। नहीं पहली दफ़ा में वो इंक्रीमेंट तो साइकिल कंप्लीट होने के आखिर में लगता है ना, वो प्रिंट हो चुका होता है जब लगता है इंक्रीमेंट। मैं आपको ज़रा बता देता हूँ दोबारा, देखें, सबसे पहले फॉर का देखा इसने कीवर्ड, फॉर का कीवर्ड जैसे ही देखा, अब जावास्क्रिप्ट आगे आपसे ना एक्सपेक्टेशन है उसकी कि ये तीनों चीज़ें देंगे आप उसको, सही है, ये तीनों चीज़ें आप देंगे। तो जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले मिला इनिशियलाइजेशन का पार्ट, जावास्क्रिप्ट ने इनिशियलाइजेशन का पार्ट क्या कर दिया, रन कर दिया। अच्छा, जैसे ही इनिशियलाइज़ हुआ एक वेरिएबल आई के नाम से क्रिएट हो गया जिसमें 0 जा चुका है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगला पार्ट जो है ये कंडीशन चेकिंग है, आई में इस वक्त 0 मौजूद है, ये कंडीशन ट्रू है इस वक्त, तो जैसे ही ये देखेगा ना ये कंडीशन ट्रू है, ये बॉडी को एक दफ़ा रन कर देगा, ठीक है, बॉडी को एक दफ़ा रन कर देगा, और आई में 0 था तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 0 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ओके सर, बॉडी को चलाने के बाद वो कंसोल लॉक के बाद इसको रन करेगा। ये साइकिल में सबसे आखिरी काम जो होगा ना वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, सबसे आखिरी काम है। जैसे ही ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहला साइकिल इस पॉइंट पे आके हमारा कंप्लीट हो गया। अगले साइकिल में इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, अब डायरेक्ट कंडीशन चेकिंग करेगा, कंडीशन ट्रू है, बॉडी को रन कर देगा, ठीक है, तो अब स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और I++ होगा तो आई में भी क्या हो जाएगा, अब जो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो इस तरह करके ये चल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने 2 तरीक़े अभी तक डिस्कवर कर लिए हैं जावास्क्रिप्ट में लूप चलाने के, लूपिंग स्टेटमेंट हमने 2 डिस्कवर कर लिए हैं। नंबर 1 हमने देखा कि कोई एरे आपके पास अगर मौजूद हो तो उसकी तमाम वैल्यूज़ पे कैसे हम गो थ्रू करते हैं, ठीक है। और हमने दूसरा देखा कि अगर आपके पास एरे मौजूद नहीं भी है तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम 0 से लेके 10 तक या 0 से लेके 50 तक हम कोई लूप अगर चलाना चाहें तो हम वो चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को रोकते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का टास्क ये है कि ये लूप जो है ना, आप सब लोगों ने ये लूप चलाना है, ठीक है, और उस लूप के ज़रिए आपने एक टेबल प्रिंट करवानी है, ठीक है। इस लूप के ज़रिए आपने स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवाना है, टेबल प्रिंट करवानी है। ज़ाहिर है यूज़र से आप एक अदद इनपुट लेंगे, ठीक है, यूज़र से आप इनपुट लेंगे एक नंबर, यूज़र ने मिसाल के तौर पे 5 दिया, तो आपने जो है ना 5 का क्या करना है, टेबल प्रिंट करवा देनी है 10 दफ़ा। ये मैंने 0 से लेके 9 तक ये मैंने लूप चलाया ना, तो ये लूप 10 दफ़ा चलता है, तो 10 दफ़ा चलने का मतलब है कि 5 को मैं 10 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, पहली दफ़ा 0 से, फिर दूसरी दफ़ा 1 से, फिर तीसरी दफ़ा 2 से। तो आप सब लोगों का असाइनमेंट ये है कि आपने स्क्रीन के ऊपर क्या करना है, एक टेबल प्रिंट करवानी है जो कि क्या करे, यूज़र से इनपुट ले एक, और उस जो भी इनपुट यूज़र ने दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, उसकी टेबल प्रिंट कर दे स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा। सही है सर? ये जो एक ब्लॉक से फॉर के लूप में आपने वेरिएबल लिया है लेट आई करके, हम इसको कॉन्स्ट करके दे सकते हैं? इसको कॉन्स्ट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट करने के बाद ये इंक्रीमेंट नहीं लगेगी ना, फिर इसमें इंक्रीमेंट भी तो लगानी है इसमें, आगे चला के देखते हैं। हाँ, इंक्रीमेंट नहीं लगाने देगा ना ये कांस्टेंट वेरिएबल में, इसको लेट करके ही करना पड़ेगा। असाइनमेंट तो नहीं आया, सॉरी,
असाइनमेंट समझ नहीं आया। असाइनमेंट ये है कि आप यूज़र से इनपुट लेंगे एक नंबर, और जो भी नंबर यूज़र ने दिया है उसको 10 दफ़ा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहली दफ़ा में 0 से, इस आई में क्या मिलता है आपको, पहली दफ़ा 0 मिलता है ना भाई, इस आई में आपको क्या मिलता है, पहली दफ़ा में 0 मिल रहा है, दूसरी दफ़ा में 1 मिल रहा है, तीसरी दफ़ा में 2 मिल रहा है, तीसरी दफ़ा 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, अरे यार अभी अब मैं इसमें ज़रा सा भी बताऊँगा तो वो पता ही चल जाएगा, असल में असाइनमेंट तो रहेगा नहीं वो। ठीक है, ये आई है ना मेरे पास, 5 है, 5 यूज़र का इनपुट भी, बल्कि मैं ऊपर टॉप पे लगा देता हूँ। ठीक है, इनपुट यूज़र ने दिया 5, तो ये मेरे पास इनपुट आ गया, और ये मेरे पास आ गया क्या चीज़, एक ऐसा इंडेक्स जो चेंज होता है हर दफ़ा। ठीक है, 5 0 5 1 5 2 5 3, तो 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, और इसी तरह इसको 10 तक लेके जाना है। राइट, समझ में आया ये वाला? ओके सर। जी सर। जी सर, ये समझ में आ गया। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम बहुत ईजिली एक टेबल स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने तो ये काम कंसोल पे किया हुआ है, आप लोगों ने कंसोल पे नहीं करना है। यूज़र से इनपुट आप लेंगे HTML5 के फॉर्म के ज़रिए। ठीक है, उसमें वैलिडेशन भी आप लगाएंगे। जी दोस्त, सर अभी आपने जो लेट का और कॉस्ट का कीवर्ड बताया, तो अगर एक ब्लॉक से, जैसे इफ़ का एक ब्लॉक है और फॉर का एक ब्लॉक है, अगर एक दूसरे ब्लॉक में अगर हमें कोई अगर वेरिएबल पास करना हो, एक्सेस करना हो, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए वेयर कीवर्ड यूज़ करेंगे? नहीं, वो बाहर बनाएंगे आप पर। अगर फॉर के अंदर बना हुआ है तो फॉर से बाहर नहीं मिलेगा वो, और अगर कोई इफ़ है, दूसरा इफ़, अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल बना हुआ है तो जाहिर है वो भी बाहर नहीं मिलेगा। तो कोई अगर ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको फॉर में भी इस्तेमाल करनी है, इफ़ में भी इस्तेमाल करनी है, तो वो आप बाहर बनाएंगे, दोनों से बाहर। बना तो बाहर लेंगे, लेकिन फिर इफ़ के अंदर अगर हम जो है वैल्यू की, अगर वेरिएबल की अगर वैल्यू हम अगर चेंज करवा दें, हाँ। तो फिर जाहिर है अगर फॉर में अगर हम एक्सेस करेंगे तो वो तो बाहर वाला ही मिलेगा। हाँ। अंदर वाला कैसे एक्सेस करें? अंदर वाला भी वैसे ही एक्सेस होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं ना, मैंने कहा लेट इनपुट इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये एक बाहर इनपुट बना हुआ है, एक अंदर इनपुट बना हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा ना इनपुट को, तो मुझे हमेशा अंदर वाला मिलेगा, बाहर वाला कभी भी नहीं मिलेगा मुझे। सही है, समझ में आई? सर फ्रंट साइड कर ले, इनपुट रखना कोई इतना को बाउंड क्यों? नहीं समझा नहीं मैं बात, सॉरी। सर ये इसका वेरिएबल का नाम ही डिफरेंट रख लें, इतना मतलब वो वेरिएबल का नाम सेम रखने नहीं, की क्या चलो जरूरत है? ठीक है, वेरिएबल का नाम डिफरेंट कर लें। इसको मैं इनपुट 1 दे दूं ताकि मैं ये अंदर वाले भी कर सकूं, बाहर वाले भी कर सकूं। ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि सवाल एक आया है कि भाई अगर सेम नाम से अंदर भी वेरिएबल हो बाहर भी हो, तो फिर आपको हमेशा अंदर वाला मिलेगा, बाहर वाला। सर ये सवाल नहीं है, सवाल ये जैसे फॉर लूप अभी आपने बनाया है, एक मैं इफ स्टेटमेंट अलग से लगा दूं, और उसके अंदर जो है ना, मतलब जैसे आपने इनपुट अभी 5 ऊपर लिखा हुआ है, तो कोई कंडीशन ऐसी हो जिसके ऊपर वो इनपुट जो है ना वो 6 हो जाए किसी सूरत में, फिर वो फॉर लूप में भी मुझे 6 चाहिए, तो वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? अगर एक्सेस करूँगा तो बाहर वाला 5 ही देगा ना मुझे? नहीं, बाहर वाला तरीका है। जब बाहर वाला आपने चेंज कर दिया, आप ये कह रहे हैं ना इफ़ में आप आए और यहाँ पे आपने कोई कंडीशन दी XYZ, कोई भी कंडीशन दी आपने यहाँ पे, ठीक है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपने इनपुट को क्या कर दिया, 6 कर दिया। सही है, यही कह रहे हैं ना आप। अब जब यहाँ पे इनपुट 5 था, आपने इफ़ लगाया, अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है तो इनपुट को आपने 6 कर दिया, तो यहाँ जब फॉर लूप में आप पहुँचोगे ना, तो ये इनपुट आपको 6 मिलेगा, ये 5 थोड़ी मिलेगा। अब तो चेंज हो गया इनपुट। ये फॉर लूप में जब आप पहुँचोगे, आपका कोड जब फॉर लूप में पहुँचेगा तो ये इनपुट 6 हो चुका होगा। ठीक है, और इसको हम चला के भी देख लेते हैं अगर तो ये मेरी बात सही, क्योंकि इफ़ एल्स के अंदर XYZ है ना, XYZ ट्रू वैल्यू होती है, तो ये इफ़ हमेशा ट्रू हो रहा होगा इस वक्त। ठीक है, ट्रू थी वैल्यू दी हुई है तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो इसका मतलब है मुझे इस पॉइंट पे इनपुट क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। ऐसा ही है, यही सवाल था तुम्हारा? जी जी हाँ, तो देखते हैं 6 मिलना चाहिए फिर अभी फ़िलहाल के लिए इसको। यहाँ पे ये लो 6 मिला है, सही है। अगर ये ट्रू नहीं होता, अगर ये मिलता 0 उसको यहाँ पे, या फॉल्स मिलता, कुछ भी मिलता, अगर ये ट्रू नहीं होता तो ये फिर 5 रहेगा। ठीक है, तो ये 5 ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जनाब आपको जो यूज़र का इनपुट लेना है ना, वो आपने लेना है फॉर्म के ज़रिए। ठीक है, मैंने तो कंसोल पे किया हुआ है, आपने लेकिन कंसोल पे नहीं करना है, फॉर्म पे इनपुट लेना है, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए, कंसोल पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। जी सर मैंने बना लिया साहब, लेकिन प्रॉम्प्ट से हम वैल्यू देंगे, कोई भी टेबल देंगे 5,
तो वो पूरा प्रिंट करा देगा टेबल। अभी बन चुका है, दिखा सकते हो? अभी करो, शेयर करो स्क्रीन अपनी। जी सर। मैंने ही बनाया बस। अच्छा, जो एक बंदा कर दे पहले फ़िलहाल। गूगल से उठा लिया हुआ था इन्होंने अभी बैठ के। नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं था, वो बना लिया होगा इन्होंने। अच्छी वो रखना चाहिए बंदे से ना। क्या बात है यार, वेल डन, ज़बरदस्त। चला के भी दिखाओ इसको। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो स्टेरिक किया हुआ है ना तुमने, इसकी जगह एक्स लिख दो, ये और अच्छा लगेगा। फिर स्मॉल लेटर का एक्स लिख दो इसकी जगह। लाइन नंबर 14 में जो स्टेरिक लगाया हुआ है तुमने। अच्छा, स्क्रीन ही चली गई तुम्हारी, चलो खैर। तो अच्छा बनाया था वेल उसने यार, बड़ी बात है कि फ़ौरन ही बना भी लिया, क्या बात है। अच्छा, और किसी ने भी बना लिया तो वो भी दिखा दे प्लीज़। सर बने हुए रखे हुए काफ़ी पहले। यस, मैंने ही पहले। अच्छा, तो तुम लोग तो पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हो ना, छोड़ो, तुम लोगों की बात नहीं हो रही। जो नए अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी जब सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं, देख लिया तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा कोड मैंने देख लिया है, अच्छा बनाया तुमने, सही है। चलो सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी प्लीज़। ये एक हमारे पास एरे है, उसके अंदर एक स्टूडेंट की लिस्ट है और उसमें हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट है, तो उसके ऊपर हम लूप कैसे चलाएंगे? देखो, ये जो एरे था ना हमारा, ये वाला, इस वाले तरीके में एरे जितना भी बड़ा हो, हमें पता नहीं है कि एरे कितना बड़ा है, लेकिन जब मैं मैप करूँगा ना तो वो तमाम स्टूडेंट के ऊपर आइटरेट करेगा या तमाम नंबर्स के ऊपर आइटरेट करेगा। सही है। मुझे इसकी लेंथ नहीं पता अभी फ़िलहाल। तो जब मैं नम्स के ऊपर डॉट मैप लगाता हूँ तो आपने देखा ये तमाम वैल्यूज़ पे जाता है और तमाम वैल्यूज़ का इंडेक्स नंबर और उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है। अभी अगर ये 11 से लेकर 20 तक है, मैं इसको कम कर दूंगा, मैं इसको 15 तक कर दूंगा तो भी ये सही चलेगा, फिर 15 तक ही चलेगा ये। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अभी ये 20 है, मैं उसको 40 तक कर दूँ तो फिर ये 11 से लेकर ना पूरे 40 तक जाएगा, रिगार्डलेस कि उसकी लेंथ क्या है। वो जितनी भी लेंथ होगी उसको जावास्क्रिप्ट अपने तौर पे चेक करेगा और पूरे पे घूमेगा। जी सर, अगर हमने इसके ऊपर फॉर लूप लगाना हो, हाँ, तो तब अब क्या ये करेंगे? ये अगली क्लास में हम करेंगे। सही है। अभी क्योंकि हमने, मेरा ख्याल है आज की क्लास के लिए काफ़ी हो गया है। ये फॉर लूप का जो सिंटैक्स है ना, जो ड्राई रन मैंने किया है, ये सब लोगों को ना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए सब लोगों के। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि पहले कौन सा चलेगा, उसके बाद कौन सा चलेगा, उसके बाद कौन सा चलेगा। सही है, ये मैं पूछूंगा। और ये मतलब अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना आसान है, इसको ये याद करने की क्या ज़रूरत है, बट ये अभी फ़िलहाल ना, क्योंकि आप लर्निंग फेज़ में, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पहले चलेगा, फिर उसके बाद कौन सा चलेगा, फिर उसके बाद कौन सा चलेगा और फिर उसके बाद कौन सा चलेगा, ये पता होना चाहिए आपको। क्योंकि अभी ये फॉर लूप भी होता है ना? हाँ, अभी ये बिल्कुल सिंपल लूप लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी इसको करके देखेंगे हम, तो फिर आपको मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको ये ड्राई रन पता नहीं होगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे ही ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ड्राई रन सब लोगों को पता होना चाहिए। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको हम रिवर्स में भी चला के देखेंगे लूप को, थोड़ा सा इसके साथ हम आगे पीछे करके देखेंगे कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। हम अच्छी तरह इस लूप को डिस्कवर करेंगे। फिर हम एरे के ऊपर फॉर लूप के ज़रिए कैसे आइटरेट करते हैं इंशाल्लाह वो भी अगली क्लास में हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है जी। ओके सर। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसको कंटिन्यू यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्लास को अपने, ठीक है जी। कोई मैसेज तो नहीं किसी ने किया हुआ, मैं देख लेता हूँ। बना हुआ है सर इंक्रीमेंट एक बार रिपीट कर दें। अच्छा प्यारे दोस्त, ये आपने जो मैसेज में लिखा है ना, ये मैसेज ना मेरे सामने नहीं होता। मेरे सामने जो स्क्रीन होती है उस पर मुझे पता नहीं चल रहा होता कि पीछे मैसेज आया है ना। तो काइंडली आप इसको जब भी कोई बात करनी हो या कोई सवाल करनी हो तो माइक ओपन करके किया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा ना, ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि सर आ गया समझ, तो चलें ठीक है, वेल डन, गुड, ठीक है। हमेशा कोशिश किया करेंगे माइक ओपन करके ना उसमें आप सवाल करें। उससे होता ये है कि देखिए, जैसे अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर्ड है ना, मेरी स्क्रीन पे मुझे क्या दिख रहा है आपको पता है। मेरी स्क्रीन अगर यहाँ पर है ना तो मुझे मैसेजेस नहीं दिखते, ठीक है। अब माजरत है इसके लिए, मेरे पास दूसरी स्क्रीन नहीं है। मे भी अगर मेरे पास दूसरी स्क्रीन होती तो मैं साइड बाई साइड दोनों को ओपन कर लेता, लेकिन मेरे पास एक ही स्क्रीन है फ़िलहाल के लिए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी फिर अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।